तो गाइस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम नवंबर सेकंड वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एक साथ कवर करने वाले हैं। जो भी एस्पिरेंट्स हमारे डेली करंट अफेयर्स नहीं देख पाए हैं वो इस वीडियो के थ्रू अपने सभी करंट अफेयर्स नवंबर सेकंड वीक तक के कवर कर सकते हैं। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच टीम वॉन 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। पहले तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। ये अपने आप में एक स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। अगर ये पूछे 2023-24 में किसने जीती तो करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया पंजाब ने। देखिए 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का 16th सीजन रहा इस बार। और आपको बता दिए एक 2020 क्रिकेट कंपटीशन है जो भारत में खेला जाता है और इसमें 38 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया। फाइनल में पंजाब ने बड़ौदा को हराया 20 रन से और अपना पहला टाइटल जीता है, मेडन टाइटल जीता है पंजाब ने। प्लेयर ऑफ द मैच अमोलप्रीत सिंह रहे पंजाब के, वहीं अभिषेक शर्मा पंजाब के ये प्लेयर ऑफ द सीरीज डिक्लेयर किए गए। आपको जाना चाहिए जो फाइनल मैच है ये इंद्रजीत सिंह बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में खेला गया और अनमोलप्रीत सिंह ये फर्स्ट एवर बैट्समैन बने हैं जिन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल में 100 स्कोर किया है। हु हैज़ बीन sworn in as the चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है हीरालाल समारिया। आपको जाना चाहिए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हीरालाल समारिया ये 12th चीफ होंगे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के, या फिर आप कहें सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होंगे ये, और इन्हें शपथ दिलाई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। ये फर्स्ट पर्सन है जो दलित कम्युनिटी से हैं और इस पोस्ट पर काबिज हुए हैं। समरिया जो कि 63 ईयर्स ओल्ड हैं, ये इस पोस्ट पर आए हैं क्योंकि इनसे पहले जो यशवर्धन कुमार सिन्हा थे वो रिटायर हो चुके हैं। अब समरिया के अपॉइंटमेंट के बाद अभी भी जो है 8 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स की वैकेंसी यहाँ पर रिक्त है। फिलहाल 2 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर इस कमीशन में है। देखिए इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर में अंतर होता है। पहले आप ये देखिए इसकी कंपोजिशन क्या है। जो ये कमीशन होता है ना सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, इसमें एक तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इसके अतिरिक्त मैक्सिमम 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो सकते हैं। तो अभी 2 तो है लेकिन 8 की अभी वैकेंसी है। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर एंड इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, इनका जो कार्यकाल होता है 65 साल तक का होता है। अच्छा, जो ये चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया जाता है नाम एक कमेटी के द्वारा। उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रहे, ये चेयरपर्सन रहे इस कमेटी के, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा इसमें होते हैं। वहीं यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किया गया है वो भी इस कमेटी में होता है। फर्स्ट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हमारे देश में वजाहत हबीबुल्ला रहे और फर्स्ट वुमेन चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर दीपक संधू रही हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे? कौन सा दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है नवंबर 7। आपको जाना चाहिए हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस अबाउट अर्ली डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सितंबर 2014 को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे पहली बार मनाया गया था जब डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि तब यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर थे, इनके द्वारा शुरू किया गया था। आपको जाना चाहिए नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम साल 1975 में शुरू हुआ था भारत में। हु रिटेन द टॉप स्पॉट ऑन द एडेलगिव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023? एडेलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर किसने अपना जो है स्थान बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन ए है शिवनादर।
आपको जाना चाहिए HCL टेक फाउंडर शिव नादर एंड फैमिली, ये टॉप पोजीशन पर है। यदि हम एडल गिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2023 की बात करें, इन्होंने फिजिकल 2022-23 में 2042 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। ये 5th कंसेक्यूटिव ईयर है जब नादर जो है टॉप पोजीशन पर है अगर हम फिलेंथ्रोपी लिस्ट की बात करें। विप्रो फाउंडिंग चेयरमैन अजीम प्रेमजी एंड फैमिली, ये दूसरे नंबर पर इन्होंने डोनेशन दी है 1774 करोड़ रुपए की। प्रेम जी की डोनेशन जो है 267% जंप की है एक ईयर में, वहीं नादर की 76%। तीसरे पोजीशन पर रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी एंड फैमिली हैं, 376 करोड़ रुपए की इन्होंने डोनेशन दी है, डिक्लाइन देखने को मिला है 8% का। फोर्थ पोजीशन पर कुमार मंगलम बिरला एंड हिज फैमिली है, इन्होंने 287 करोड़ रुपए की डोनेशन दी है। वहीं गौतम अडानी एंड फैमिली 5th पोजीशन पर है 285 करोड़ रुपए की डोनेशन के साथ। बजाज फैमिली 6th पोजीशन पर है 264 करोड़ रुपए की डोनेशन के साथ। आपको जानना चाहिए जो ये डोनेशन है ना, ये 1 अप्रैल से और 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक के पीरियड के बीच में जो है मेजर की गई है कैश हो या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में। दिस इज द 10th ईयर ऑफ द लिस्ट एंड इट फॉलोज ऑन फ्रॉम द हुरून इंडिया रिच लिस्ट, अ रैंकिंग ऑफ 1319 रिचेस्ट इंडिविजुअल इन इंडिया रिलीज्ड इन अक्टूबर 2023 फॉर अ 12th ईयर। जीरोदा को फाउंडर निखिल कामत, ये यंगेस्ट फिलेंथ्रोपिस्ट हैं इस लिस्ट में, 37 साल के हैं, 110 करोड़ की डोनेशन इन्होंने दी है। रोहिणी नीलकनी, ये महिलाओं में टॉप पोजीशन पर है अगर हम डोनेशन की बात करें, 170 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेशन दी है। सबसे ज़्यादा फिलेंथ्रोपिस्ट जो हैं ये मुंबई से हैं, 39 इंडिविजुअल्स, उसके बाद न्यू दिल्ली, फिर बेंगलुरु। With whom has APEDA signed an agreement to promote the export of Indian agriculture products? भारतीय कृषि उत्पादों की निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अपेडा ने किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन डी है, लुलु हाइपर मार्केट। देखिए जो गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को भारत से एक्सपोर्ट करने के लिए एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि एपेडा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ तहत आती है, इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है लुलु हाइपर मार्केट LLC के साथ। कहाँ पर? वर्ल्ड इंडिया फूड जो समिट हुई 2023 न्यू दिल्ली, इस स्थान पर। With the MOU, APEDA would promote Indian agriculture products including millets across the GCC, as the Lulu Group International has its presence across the GCC, Egypt, India and the Far East, with 247 Lulu stores in operation and 24 shopping malls. The Lulu Group is the fastest growing retail chain in the Middle East and Asia. तो जो भी इनके मॉल्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पर भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवेलेबल कराया जाएगा। अपेडा के चेयरमैन अभिषेक देव हैं। Who inaugurated the Children's Science Festival in Jammu? जम्मू में बाल विज्ञान महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, जितेंद्र सिंह। देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, MOS PMO, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं CSIR के। इन्होंने CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर चिल्ड्रन साइंस फेस्टिवल को इनोग्रेट किया है। तो इनकी स्पीच में इन्होंने एक जगह जिज्ञासा को भी जो है मेंशन किया, तो मैंने यहाँ पर नोट करके लिख दिया ताकि आपको याद रहे। जिज्ञासा एक स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम है जिसे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS के साथ मिलकर। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो? निम्नलिखित में से कौन 16.1 मिलियन टन कार्गो को संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, मुंद्रा पोर्ट। देखिए अडानी ग्रुप का जो मुंद्रा पोर्ट है, इसने एक रिकॉर्ड सेट किया है। इसने 16.1 मिलियन टन ऑफ कार्गो हैंडल किया है अक्टूबर में, जो कि हाईएस्ट एवर है वॉल्यूम के मामले में पूरे भारत में। इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्ट इन द कंट्री विद 102 MMT ऑफ कार्गो हैंडल्ड सो फार दिस ईयर विद 9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। आपको जाना चाहिए मुंद्रा पोर्ट के बारे में, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है और लार्जेस्ट कमर्शियल पोर्ट है हमारे देश में, जो कि गल्फ ऑफ कच्छ नियर मुंद्रा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात में स्थित है। विच कंट्री हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है, चिली। देखिए चिली जिसकी कैपिटल सैंटियागो है, करेंसी चिलियन पैसो है, ये न्यू एंट्रेंट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में और ये 95th मेंबर बन गया है। आप जानते ही हैं ISA के बारे में बार बार पढ़ते रहते हैं। ISA इज एन अलायंस ऑफ कंट्रीज दैट एम्स टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक फॉसिल फ्यूल्स। और भारत द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, भारत और फ्रांस द्वारा। फिर 116 कंट्रीज़ ने
जो है सिग्नेटरीज हैं इस एग्रीमेंट के, ठीक है, पर मेंबर कितने हैं, 95 हैं। आपको जानना चाहिए हाल ही में 6th असेंबली इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है। विच कंट्री विल होस्ट द 2024 वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली? कौन सा देश 2024 विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, इंडिया। आपको जानना चाहिए भारत वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA को होस्ट करने वाला है नेक्स्ट ईयर 2024 में, ठीक है। तो इसको एक आप मूव कह सकते हैं 5G एंड 6G नेटवर्क्स की ओर। ये जो असेंबली है ये हर 4 साल में होती है और ये ITU स्टैंडर्डाइज सेक्टर से संबंधित कॉन्फ्रेंस है, यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के तहत आती है एक कॉन्फ्रेंस, तो इसको भारत होस्ट करेगा। यूनियन कम्युनिकेशन एंड IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव एंड होलिन झाओ जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के, इन्होंने एक होस्ट कंट्री एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत न्यू दिल्ली में एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर बनाया जाएगा इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का। तो ये भी इससे संबंधित करंट अफेयर है, इसलिए यहीं पर दे दिया है। Who has been re-elected as the chairman of the Armed Forces Tribunal for a 4-year term? 4 साल के कार्यकाल के लिए सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, राजेंद्र मेनन। आपको जानना चाहिए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट राजेंद्र मेनन, इन्हें आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन री इलेक्ट किया गया है 4 साल के लिए। जस्टिस मेनन का जो टर्म है चेयरमैन के तौर पर ये तब तक रहेगा जब तक ये 70 साल के नहीं हो जाते, मतलब 6 जून 2027 तक रहेंगे। सबसे पहले 2019 में इन्हें इस पोस्ट पर लाया गया था 4 साल की पीरियड के लिए। द RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Jolarpet Cooperative Urban Bank Limited, तमिलनाडु। RBI ने तमिलनाडु के द जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर कितनी राशि का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 50,000 रुपीज़। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जोलारपेट कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट वेल्लोर तमिलनाडु पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स UCBs। RBI ने 4 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है श्री लोधरा नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड लोधरा डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स रिलेटिव्स एंड फर्म्स कंसर्न इन विच दे आर इंटरेस्टेड। RBI ने 3.5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मालपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड मालपुर डिस्ट्रिक्ट अरावली गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन प्लेसमेंट ऑफ डिपॉजिट्स विद अदर बैंक्स बाय प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स। RBI ने 25,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है लिम्बासी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट खेड़ा गुजरात पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन लोन्स एंड एडवांसेस टू डायरेक्टर्स रिलेटिव्स इन विच दे आर इंटरेस्टेड। RBI ने 3.20 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अर्ली सैलरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पुणे पर और RBI ने 10 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मर्सिडीज बेंज फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर, क्योंकि उन्होंने RBI का जो KYC डायरेक्शन 2016 से संबंधित प्रोविजन है उनका अनुपालन नहीं किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ऑर्गेनाइज द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023? निम्नलिखित में से किसने द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडियन आर्मी। देखिए चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 ये 2 दिन का एक इवेंट रहा इंडियन आर्मी का, जो इन्होंने सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज़ के साथ मिलकर हाल ही में जो है संपन्न किया है। तो जो साउथ एशिया है, इंडो पैसिफिक है, यहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस को लेकर डिस्कशन चला। जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये भी इस ओकेज़न पर शामिल रहे, इन्होंने एड्रेस किया इसको। ये इवेंट मानेकशा सेंटर न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका थीम रहा सर्विंग इंडिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन कोलैबोरेटिंग फॉर कॉम्प्रहेंसिव सिक्योरिटी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत ने अभी प्रोजेक्ट उद्भव भी लॉन्च किया था, जिसमें कि जो हमारे पुराने वारफेयर स्ट्रेटजीज रहे हैं एंशियंट टाइम में, मिडिवल टाइम में, ठीक है, तो उनकी स्टडी की जाएगी। तो उसी से संबंधित ये पूरा कॉन्फ्रेंस रहा है। एंशियंट स्ट्रेटजिस्ट रहे ना चाणक्य, ठीक है, तो उनकी क्या नीति थी उस पर सब डिस्कस किया। हाउ मच % स्टेक विल स्विट्जरलैंड ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एक्वायर इन कोटक जनरल इंश्योरेंस? स्विट्जरलैंड की ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कोटक जनरल इंश्योरेंस में कितने % हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी? सही आंसर ऑप्शन सी है 51%। देखिए ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो कि स्विट्जरलैंड की है, ये लगभग 4,051 करोड़ रुपए
इन्वेस्टमेंट करके कोटक जनरल इंश्योरेंस में 51% स्टेक हासिल करेगी। द प्रपोज ट्रांजैक्शन वैल्यूज कोटक इन जनरल इंश्योरेंस एट अप्रोक्सीमेटली ₹7,943 करोड़ ऑन अ पोस्ट वैल्यू मनी सब्जेक्ट टू कस्टमरी क्लोजिंग एडजस्टमेंट। MD एंड CEO कौन है? कोटक महिंद्रा बैंक के दीपक गुप्ता हैं और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन हैं गुरंग शाह। Who has been re-elected on the advisory committee on the administrative and budgetary questions at the United Nations for the term 2024-26 2024-26 अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर सलाहकार समिति में किसे फिर से चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, सुरेंद्र अधाना। देखिए भारतीय कैंडिडेट सुरेंद्र कुमार अधाना ये रिलेक्ट हुए हैं एडवाइजरी कमिटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस में 2024-26 के लिए। द एडवाइजरी कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी क्वेश्चंस ये यूनाइटेड नेशंस के तहत आती है और जो भी रिकमेंडेशन है ऑर्गेनाइजेशन बजट से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी से संबंधित, फाइनेंशियल मैटर से संबंधित उनको रिव्यू करती है कमेटी, तो महत्वपूर्ण कमेटी है। विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स इन रोड एक्सीडेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में जो रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री है इसने रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया है कि भारत में जो रोड एक्सीडेंट्स हैं 2022 में, ठीक है, इसमें 11.9% का इंक्रीज देखने के लिए मिला है। रिपोर्ट के अनुसार 4,61,312 रोड एक्सीडेंट हुए हैं 2022 में, जिसके तहत 1,68,491 लोगों की मृत्यु हो गई और 4,43,366 पीपल इंजर्ड हुए हैं। ठीक है, तो 11.9% जो है इंक्रीज़ हुआ है अगर हम बात करें एक्सीडेंट्स में, और कैजुअलिटीज़ 9.4% इंक्रीज़ हुआ है, इंजरीज 15.3% इंक्रीज़ हुई है। तो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो है ना वो नेशनल हाईवेज़ पर हुए हैं, 1,51,997। और इस कैटेगरी में अगर हम देखें कि नेशनल हाईवेज़ पर सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट कहाँ हुए हैं तो तमिलनाडु में हाईएस्ट हुए हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें सबसे ज़्यादा फैटेलिटीज़ यानी कि रोड एक्सीडेंट में सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पर हुई है तो वो उत्तर प्रदेश में हुई है, 8,479 मृत्यु हुई है लोगों की। उसके बाद फिर तमिलनाडु है, उसके बाद। ठीक है, अच्छा, चेन्नई टॉप द मिलियन प्लस सिटीज़ दैट रिड्यूस द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन 2022। चेन्नई की बात करें तो जो मिलियन प्लस सिटीज़ हैं जहाँ पर रोड एक्सीडेंट में रिडक्शन देखा गया है उसमें टॉप पर है चेन्नई। साथ ही चेन्नई ऑल्सो टॉप द लिस्ट ऑफ सिटीज़ दैट रिपोर्टेड अ रिडक्शन इन फैटेलिटीज़ ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। रोड एक्सीडेंट्स में गिरावट भी चेन्नई में देखी गई है, रोड एक्सीडेंट्स के तहत जो मृत्यु दर है वो उसमें भी गिरावट चेन्नई में देखी गई है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बस यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। विच कंट्री वोन 2023 सुल्तान ऑफ जोहर कप। 2023 सुल्तान जोहर कप किस देश ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, जर्मनी। सबसे पहले बात भारत की करते हैं तो जूनियर इंडियन मेंस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को शूट आउट में 6-5 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है सुल्तान ऑफ जोहर कप 2023 में। आपको बता दें ये मैच तमनदया हॉकी स्टेडियम जोहर बहरू मलेशिया में खेला गया। अब अगर हम बात करें इस 2023 सुल्तान ऑफ जोहर कप की तो ये 11th एडिशन रहा है इस टूर्नामेंट का। और आपको बता दें इसमें मेंस अंडर 21 फील्ड हॉकी टीम्स खेलती हैं और ये मलेशिया में होता है। इस बार 8 टीम्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए चैंपियन बना है जर्मनी, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया के पास, गोल्ड मेडल जर्मनी के पास, सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया के पास और ब्रॉन्ज मेडल भारत के पास आया है। भारत के अमनदीप लाकड़ा ये 6 गोल्स के साथ टॉप स्कोरर रहे हैं। व्हेन इज द वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे सेलिब्रेटेड? विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 8। आपको जानना चाहिए हर साल 8 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके पीछे खास मकसद है क्योंकि इसी दिन 1895 को विल्हेम कॉनरेड रोंगटेन द्वारा एक्स रेडिएशन की डिस्कवरी की गई थी। वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे 2023 का थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। व्हेन इज द नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व्ड? राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नवंबर 9।
आपको जानना चाहिए कि नेशनल लीगल सर्विसेज डे ये हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है और इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 है, तो वो जो है इफ़ेक्टिव हुआ था 9 नवंबर 1995 को। तो उसी को कमेमोरेट करने के लिए ये डे मनाया जाता है। और ये जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 है, इसी के तहत नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी कि नालसा की स्थापना हुई 5 दिसंबर 1995 को। नालसा के जरिए जो है फ्री लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, और लोक अदालत ऑर्गेनाइज की जाती हैं ताकि जो केसेस हैं उनकी स्पीडी रेजोल्यूशन हो सके। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो नालसा के पैटर्न इन चीफ होते हैं, और जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, वो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं। आपको जानना चाहिए फिलहाल नालसा के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये जस्टिस संजय किशन कौल हैं। 9 नवंबर को ही उत्तराखंड दिवस ही मनाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना और 27वां राज्य ये बना था। इसकी स्थापना 9 नवंबर साल 2000 को हुई थी। व्हाट इज द थीम फॉर 2023 वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे? 9 नवंबर को मनाए जाने वाले 2023 विश्व उपयोगिता दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे या फिर मेक थिंग्स ईजियर डे ये हर साल नवंबर महीने के सेकंड थर्सडे को मनाया जाता है। तो इस बार जो सेकंड थर्सडे है नवंबर महीने का, ये 9 नवंबर को पड़ रहा है। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 2023 का थीम है कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। विच प्लेयर वॉन द पेरिस मास्टर्स टाइटल इन टेनिस? टेनिस में पेरिस मास्टर्स खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, नोवाक जोकोविच। देखिए, सर्बियन प्लेयर नोवाक जोकोविच, इन्होंने बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव को 6-4, 6-3 से फाइनल में हराकर अपना 7वां पेरिस मास्टर्स टाइटल जीत लिया है। डबल्स टाइटल सैंटियागो गोंजालेस जो कि मैक्सिको के हैं और फ्रांस के एडवर्ड रोजर वेसलिन, इनकी जोड़ी ने जीता है। आपको जानना चाहिए पेरिस मास्टर्स है, ये एक एनुअल टेनिस टूर्नामेंट है मेल प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए, पेरिस फ्रांस में होता है। Dr. S. Jaishankar represented India at the 22nd meeting of the SCO Council of Heads of Government in which country? डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 22वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, किर्गिस्तान। आपको जानना चाहिए डॉक्टर एस जयशंकर जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये हाल ही में किर्गिस्तानी कैपिटल बिश्केक गए हुए थे और इन्होंने बिश्केक में आयोजित SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की 22वीं मीटिंग है उसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है। ये मीटिंग किर्गिस्तान की चेयरमैनशिप में हुई। अमूमन क्या होता है, जो ये काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग होती है इसमें प्राइम मिनिस्टर या प्रीमियर या फिर वाइस प्रेसिडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की ओर से फॉरेन मिनिस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है। SCO की बात करें कि 9 मेंबर क्लब है जिसमें 2 मेजर एशियन स्टेट्स हैं जैसे चाइना और इंडिया, 1 यूरेशियन स्टेट है रशिया, 4 स्तान नेशंस है, स्तान मतलब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, साथ ही इसमें पाकिस्तान भी है, ईरान भी है। 1996 में इसकी स्थापना संघाई 5 के तौर पर हुई थी, लेकिन फिर उसमें जब उज्बेकिस्तान को ऐड किया तब बना SCO साल 2001 में। उसके बाद फिर और एक्सपेंड होता गया, भारत और पाकिस्तान की एंट्री हुई 2017 में, फिर ईरान की एंट्री हुई और बेलारूस जो है इसका 10वां मेंबर बनेगा अगले साल। इसमें 2 ऑब्जर्वर भी हैं, मंगोलिया और अफगानिस्तान। 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर्स बीजिंग चाइना में। विच बैट्समैन हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI वर्ल्ड कप हिस्ट्री? वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किस बल्लेबाज ने लगाया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, ग्लेन मैक्सवेल। आपको जानना चाहिए ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ये फर्स्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने डबल 100 यानी कि 200 रन बनाए हैं रन चेज में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। ये कीर्तिमान इन्होंने मुंबई में अफगानिस्तान के खिलाफ खेलते हुए हासिल किया। मैक्सवेल की इनिंग में जो है 21 बाउंड्रीज रही, 10 सिक्सेस रहे और 128 डिलीवरीज इन्होंने ली अपना जो है डबल 100 बनाने के लिए। ये फास्टेस्ट डबल 100 है वर्ल्ड कप हिस्ट्री में और सेकंड फास्टेस्ट है ओवरऑल।
इन्होंने 201 रन बनाए और ऐसा केवल तीसरी बार हुआ है जब वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप में 200 रन किसने बनाए हैं। इनसे पहले ग्रिस्केल बना चुके हैं 2015 में 215 और मार्टिन गप्टिल बना चुके हैं 237 2015 में ही। साथ ही आपको जाना चाहिए वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर सुनील नारायण, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से। वेस्ट इंडीज के लिए इन्होंने साल 2011 में अपना डेब्यू किया था भारत के अगेंस्ट अहमदाबाद में। हु लॉन्च द भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड किसने लॉन्च किया। सही आंसर ऑप्शन ए है अमित शाह। आपको जाना चाहिए कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह, इन्होंने भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में बने नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का। तो 6 ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं इसके तहत, तूर दाल, चना दाल, शुगर, राजमा, बासमती राइस, सोना मसूरी राइस, ठीक है। ये सभी भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत अब जो हैं बेचे जाएंगे थ्रू मदर डेयरीज सफल आउटलेट्स। गुजरात में हेडक्वार्टर है इसका नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड का, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसकी चीफ प्रमोटर है। जो ये नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है NCOL, इसकी स्थापना मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 2002 के तहत की गई है। आपको बता दें अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो उसमें भारत चौथे नंबर पर है, और अगर हम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स की बात करें तो उसमें पहले नंबर पर है। इंडिया में 27 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड जो है ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के तहत आती है। NCOL ये वन ऑफ द 3 न्यू कोऑपरेटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने हाल ही में सेटअप किए हैं। इसके अलावा 2 जो है वो सीड्स और एक्सपोर्ट से संबंधित है। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारत आटा भी लॉन्च किया है जो कि सब्सिडाइज्ड रेट पर दिया जाएगा, 27.50 पर केजी के रेट से दिया जाएगा, और इसको बेचा जाएगा थ्रू कोऑपरेटिव्स नैफेड, NCCF एंड केंद्रीय भंडार। In collaboration with which institute has the Department of Agriculture and Farmers Welfare launched an AI solution called कृषि 24/7। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने किस संस्थान के सहयोग से कृषि 24/7 नामक AI समाधान लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है वधवानी AI। देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने वाधवानी इंस्टीट्यूट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर कृषि 24/7 डेवलप किया है जो कि इंडिया का फर्स्ट AI पार्ट सॉल्यूशन है फॉर ऑटोमेटेड एग्रीकल्चर न्यूज मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस। कृषि 24/7 हैज़ बीन डेवलप्ड विद सपोर्ट फ्रॉम google.org and will aid Department of Agriculture and Farmers Welfare to identify relevant news, generate timely alerts, and take prompt action to protect farmers' interest and promote sustainable agriculture growth through improved decision making. Which alliance has announced withdrawal from Treaty of Conventional Armed Forces in Europe CEF? किस गठबंधन ने यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों की संधि से हटने की घोषणा की। सही आंसर ऑप्शन बी है नेटो। देखिए नेटो ने अनाउंस किया है कि हम जो कोल्ड वार इरा की जो सिक्योरिटी ट्रीटी है उसको फॉर्मली सस्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इससे पहले रशिया भी इससे विड्रॉ कर चुका है। तो मोस्ट ऑफ नेटोज 31 एलाइज ने ट्रीटी साइन की है। ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप, 1990 में साइन हुई थी। थोड़ी सी अगर इसकी जानकारी लें तो पेरिस में ये साइन हुई थी नवंबर 1990 में। बर्लिन वॉल जब गिरी थी उसके बाद ये जो है साइन की गई थी। इट्स पर्पज वाज टू स्टॉप कोल्ड वॉर राइवल्स फ्रॉम बिल्डिंग अप फोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड इन अ स्विफ्ट असॉल्ट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ सरप्राइज आर्म अटैक एंड द ट्रिगरिंग ऑफ मेजर ऑफेंसिव ऑपरेशंस इन यूरोप। तो यूरोप में कोई इस तरह का आर्म अटैक ना हो, कोई इस तरह की फोर्सेस ना बिल्डअप हो, ठीक है, तो उसके लिए बना था। द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव वॉज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। इंडो पैसिफिक समुद्री डोमेन जागरूकता पहल की घोषणा निम्नलिखित में से किस समूह द्वारा की गई थी। सही आंसर ऑप्शन बी है क्वेड। देखिए हाल ही में इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरीश सिंह इन्होंने कहा है कि जो इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव है ये एक टेस्टामेंट है हमारी कमिटमेंट को लेकर कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड रहे। आपको बता दें ये IPMDA इनिशिएटिव क्या है। इसे क्वाड लीडर्स की जो समिट हुई थी टोक्यो 2022 में उस दौरान इसको अनाउंस किया गया था। इसका प्राइमरी एम है डार्क शिपिंग को ट्रैक करना। अब ये डार्क शिपिंग क्या है? डार्क शिप्स मतलब ऐसे वेसल जिनमें ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम होता है
ठीक है, जो कि एक ट्रांसपोंडर सिस्टम है, यानी कि ये डिटेक्ट नहीं हो पाता है। It focuses on tracking other tactical level activities to respond to climate and humanitarian events and to protect their fisheries, which are vital to many Indo-Pacific economies. Who featured on the cover of Time magazine as the world's longest serving female head of government? Time magazine के कवर पर दुनिया की सबसे लंबे समय से काबिज महिला सरकार प्रमुख के रूप में किसे दर्शाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है शेख हसीना। देखिए, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। ये टाइम मैगजीन के कवर पर इनको फीचर किया गया है, इनको जगह दी गई है एज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग फीमेल हेड ऑफ गवर्नमेंट। शेख हसीना आपको बता दें 10th प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, 2 जनवरी 2009 से ही इस पद पर हैं। और टाइम्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड में भी शामिल किया गई थी साल 2018 में। इनकी पार्टी का नाम है अवामी लीग। Which country has the highest rate of workplace burnout in 2023 according to a McKinsey Health Institute survey? McKinsey Health Institute के सर्वेक्षण के अनुसार 2023 में किस देश में कार्यस्थल पर बर्नआउट की दर सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए कि एक सर्वे किया गया है मैकिन्से हेल्थ इंस्टीट्यूट द्वारा, और इसमें बताया गया है कि जो एम्प्लॉयज़ की वेलबींग है उसके बारे में जो है कुछ डेटा इन्होंने दिया है, कुछ फैक्ट्स इन्होंने बताए हैं। कहा है कि इंडिया इसमें टॉप पर है अगर हम वर्क प्लेस बर्नआउट की बात करें, यानी कि वर्क प्लेस पर सबसे ज़्यादा थक जाते हैं, ठीक है, एक्सॉस्ट फील करते हैं, तो उसमें भारत नंबर 1 पर है। इंडिया रेस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड द हाईएस्ट रेट्स ऑफ बर्नआउट सिम्टम्स एट 59%। जो यंगर्स हैं 18 से 24 साल के, और जो स्मॉलर कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, और ऐसे जो वर्कर्स हैं जो नॉन मैनेजर्स पोस्ट पर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा बर्नआउट रिपोर्ट किया है। कैमरून जो कि कंट्री है सेंट्रल अफ्रीका में, यहाँ पर लोएस्ट रेट ऑफ बर्नआउट सिम्टम्स हैं, ठीक है, 9%। द ग्लोबल एवरेज ऑफ बर्नआउट वॉज 20%, बट कॉग्निटिव एग्जॉस्शन एंड इमोशनल इम्पेयरमेंट वेरीड। इंडियन एम्प्लॉयज रिपोर्टेड द हाइएस्ट लेवल ऑफ वर्क प्लेस एग्जॉस्शन एट 62%, followed by Japan 61%. Switzerland reported the least level of workplace exhaustion at 22%. On the other hand, India ranked second in holistic health of employees after Turkey. तो अगर हम holistic health of employees की बात करें तो टर्की पहले पर है, फिर भारत है दूसरे नंबर पर, जापान इसमें लोवेस्ट नंबर पर है। Which Indian company has acquired Mercator Petroleum for approximately rupees 148 करोड़? किस भारतीय कंपनी ने लगभग 148 करोड़ रुपए में मर्केटर पेट्रोलियम का अधिग्रहण किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। आपको जानना चाहिए स्टे नोट, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इन्होंने मर्केटर पेट्रोलियम को एक्वायर कर लिया है लगभग 148 करोड़ रुपए में। ये एक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत एक्वायर किया गया है। आपको बता दें जो MPL है, मर्केटर पेट्रोलियम लिमिटेड, इट हैज़ एन ऑन लैंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ब्लॉक लोकेशन लोकेटेड इन कैम्बे बेसिन, गुजरात। इसी के साथ जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है सेकंड PSU बन गई है जिसने किसी कंपनी को एक्वायर किया है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत। इसी साल मार्च के महीने में इंडिया की जो लार्जेस्ट गैस फर्म है गेल, इसने भी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग के तहत एक प्राइवेट सेक्टर केमिकल कंपनी है JBF पेट्रोकेमिकल्स, इसको एक्वायर किया था 2079 करोड़ रुपए में। विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड अ साउंडिंग रॉकेट एज पार्ट ऑफ इट्स इन्फ्यूज मिशन? किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने इन्फ्यूज मिशन के तहत एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नासा। देखिए, नासा ने एक नया साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है जिसके तहत ये एक स्टेलर इवेंट को स्टडी करना चाहता है साइग्नस लूप में। साइग्नस लूप क्या है? ये एक सुपरनोवा का बचा हुआ हिस्सा है, ठीक है, जो कि 20,000 साल पहले जो है घटित हुआ। साइग्नस जो है ये लगभग 2600 लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से। तो ये जो साउंडिंग रॉकेट मिशन है इसका नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट इन्फ्यूज। इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है मैक्सिको से। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार एक मैसिव स्टार जो कि लगभग सन के 20 गुना ज़्यादा साइज का है, ये एक्सप्लोड हुआ सुपरनोवा में और इतना ब्राइट हुआ कि जो है अर्थ से भी इसको देखा जा सकता था। तो इस सुपरनोवा के बाद कुछ मैटर्स जो थे इस एक्सप्लोजन के वो सस्पेंडेड रहे यूनिवर्स में, जिन्हें अब साइग्नस लूप के नाम से जाना जाता है।
The infused mission will study the Cygnus loop and try to understand the life cycle of stars. Which bank has partnered with Institute of Rural Management Anand to promote financial inclusion and literacy in India? भारत में वित्तीय समावेशन और साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन ए है एक्सिस बैंक। देखिए एक्सिस बैंक और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद IRMA इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू एस्टैब्लिश द एक्सिस बैंक चेयर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन एट IRMA। चेयर मतलब ऐसी कोई एक मतलब ऑफिस टाइप आप कह सकते हैं। तो 5 साल के लिए एक्सिस बैंक की चेयर इस इंस्टीट्यूट में इस्टेब्लिश की जाएगी। ठीक है, इसका गोल क्या रहेगा? टू इनहेंस एंड एक्सपीडिट द एडवांसमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी इन इंडिया। तो पूछा जा सकता है ना, जैसे IBPS में अब की बार पूछा गया था कि ये MOU साइन किया गया तो किस रीज़न के लिए? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये साइन किया गया है। एक्सिस बैंक की बात करते हैं। CEO अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई है, टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। विच इज द फर्स्ट वारशिप टू बी नेम्ड आफ्टर ए सिटी ऑफ गुजरात? गुजरात के किसी शहर के नाम पर निर्मित पहला युद्धपोत कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन ए है सूरत। देखिए हाल ही में इंडियन नेवी के लेटेस्ट गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर सूरत का जो क्रेस्ट है उसका अनावरण किया गया है गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल द्वारा सूरत सिटी में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। ठीक है, क्रेस्ट मतलब एक तरह का मॉडल आप कह सकते हैं, जैसा इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। ठीक है, तो उसको सूरत में लॉन्च किया गया है। तो इसका नाम सूरत ही है, सिटी के नाम पर है ना, गुजरात की सिटी के नाम पर। तो ये जो सूरत वारशिप है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है मडगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई में। ये फर्स्ट वारशिप है जिसे गुजरात की किसी सिटी के नाम पर रखा गया है और इसको जो है कहाँ पर रिवील किया गया? उसी सिटी में, सूरत में ही। अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये क्या डिपिक्ट करता है? हजीरा लाइट हाउस, जो कि 1836 में बनाया गया था। आपको जाना चाहिए सूरत ये 4th शिप है प्रोजेक्ट 15B के तहत जो बनाई जा रही है। प्रोजेक्ट 15B में विशाखापट्टनम क्लास डेस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं। हाल ही हमने देखा भी था जब इम्फाल को लॉन्च किया गया। तो बाकी की 3 शिप्स कौन सी हैं इसमें? विशाखापट्टनम, मुरमुगांव और इम्फाल। तो इनमें कई तरह की सुविधाएं हैं। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए भी है, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और इंडिजिनस टॉर्पेडो ट्यूब लॉन्चर्स भी इससे किए जा सकते हैं। What is the theme for the 8th आयुर्वेदा डे in 2023? 2023 में 8वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। आपको जानना चाहिए कि साल 2016 से ही धन्वंतरी जयंती यानी कि धनतेरस के दिन नेशनल आयुर्वेदा डे हर साल मनाया जाता है और इस बार 8वां आयुर्वेदा डे 10 नवंबर 2023 को मनाया जा रहा है। आपको जानना चाहिए इस बार धन्वंतरी जयंती यानी कि धनतेरस या फिर नेशनल आयुर्वेदा डे, इसका थीम है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ और टैगलाइन रहेगी आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे, हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेदा। When is the वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेटेड? शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है नवंबर 10। आपको जानना चाहिए 10 नवंबर को हर साल वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2023 में इस डे का थीम है बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि 9 से 15 नवंबर के बीच इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। Who has been appointed the Joint Director in the Central Bureau of Investigation (CBI) for 5 years? केंद्रीय जांच ब्यूरो में 5 साल के लिए संयुक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है प्रवीण मधुकर पवार। आपको जानना चाहिए सीनियर IPS ऑफिसर्स प्रवीण मधुकर पवार और V चंद्रशेखर, इन दोनों को ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि CBI में 5 साल के पीरियड के लिए जॉइंट डायरेक्टर्स के तौर पर अपॉइंट किया गया है। हम सभी जानते हैं इस साल मई के महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रवीण सूद, जो कि कर्नाटक के इनक्यूबेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहे, इन्हें CBI का नेक्स्ट डायरेक्टर नियुक्त किया है 2 साल के लिए। आपको जानना चाहिए जो CBI डायरेक्टर है ये एक फिक्स टेन्योर यानी कि 2 साल के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं और एक पैनल होता है जो नाम सेलेक्ट करता है। उसमें प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होते हैं।
जो टेन्योर होता है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD ऑफ कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है संतोष कुमार झा। आपको जानना चाहिए कि संतोष कुमार झा इन्हें कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड KRCL का नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये संजय गुप्ता को इस पोस्ट पर सक्सीड कर रहे हैं। कोंकण रेलवे वन ऑफ द 19 रेलवे जोन्स इन इंडिया में से एक है। इसका हेडक्वार्टर्स बेलापुर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में है। देखिए 756.25 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन है ये, और महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक को कनेक्ट करती है कोंकण रेलवे। विच कंट्री होस्टेड द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल? किस देश ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के तीसरे संस्करण की मेजबानी की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है वियतनाम। आपको जानना चाहिए कि डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन है, ये हाल ही में वियतनाम गए थे। वियतनाम इन्होंने विजिट किया और वियतनाम में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का जो थर्ड एडिशन है उसमें भी पार्टिसिपेट किया। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हो ची मिन सिटी वियतनाम में संपन्न हुआ। इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का पहला एडिशन साल 2019 में और दूसरा एडिशन साल 2022 में बैंकॉक में हुआ था। जो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल है, इट एम टू प्रमोट क्लोजर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम एंड इनहेंस अवेयरनेस ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विच इज की टू इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। विच Formula 1 रेसर वॉन ब्राजीलियन GP 2023? किस Formula 1 रेसर ने ब्राजीलियाई GP 2023 जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। देखिए मैक्स वर्स्टैपन ने यहाँ पर अपना इस साल की 2023 की 17वीं विक्ट्री हासिल की है Formula 1 में। ब्राजीलियन ग्रां प्री इन्होंने जीत लिया है। इस साल अगर हम देखें कि मैक्स वर्स्टैपन ने कौन कौन सी रेसेस जीती, तो मैक्सिकन GP, यूनाइटेड स्टेट्स GP, कतर GP, जापानीज GP, इटालियन GP, डच GP, बेल्जियन GP, हंगेरियन GP, ब्रिटिश GP, ऑस्ट्रियन GP, कैनेडियन GP, स्पेनिश GP, मोनाको GP, मियामी GP, ऑस्ट्रेलियन GP एंड बहरीन GP इन्होंने जीता है। तो जो GP इन्होंने नहीं जीती है वो आप केवल याद कर लीजिए, बाकी का खुद आंसर वर्स्टैपन हो जाएगा। Which country carried out a successful test launch of the बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल? किस देश ने बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है रशिया। आपको जानना चाहिए रशिया की न्यूक्लियर पावर सबमरीन इम्परेटर अलेक्जेंडर 3, इसने एक सक्सेसफुल टेस्ट लॉन्च किया है बुलावा बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। आपको बता दें जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है, बुलावा इसका नाम है, ये कई थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक टारगेट कर सकती है। और कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया है? कामचत्का पेनिनसुला जो कि रशियन फार ईस्ट में है। तो 12 मीटर लॉन्ग है ये बुलावा मिसाइल और इसकी रेंज जो है 8000 किलोमीटर की है। विच IIT हैज़ डेवलप्ड आर्टिफिशियल रेन टू टैकल दिल्लीज एयर पोल्यूशन? दिल्ली के वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस IIT ने कृत्रिम बारिश विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी IIT कानपुर। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, इन्होंने जो दिल्ली और दिल्ली NCR रीजन है उसमें जो टॉक्सिक एयर है, ठीक है, उससे निपटने के लिए क्विक फिक्स सॉल्यूशन ऑफर किया है। और इसकी सहायता से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, डस्ट है, उनको आर्टिफिशियल रेन से वॉश डाउन किया जा सकता है। तो आर्टिफिशियल रेन यहाँ पर जो है IIT कानपुर ने इंट्रोड्यूस की है ताकि जो प्रेसिपिटेशन है वो बढ़ाया जा सके क्लाउड्स में। किसके द्वारा? केमिकल्स ऐड करके। देखिए क्लाउड सीडिंग इज अ वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक टू प्रोड्यूस स्नो और रेन आर्टिफिशियली। द मेथड इन्वॉल्व्स स्प्रिंग पार्टिकल्स ऑफ साल्ट्स लाइक सिल्वर आयोडाइड, क्लोराइड ऑन क्लाउड्स यूजिंग स्पेशल एयरक्राफ्ट रॉकेट्स एंड डिस्पर्जन डिवाइसेस केप्ट ऑन द ग्राउंड। देखिए जो सिल्वर आयोडाइड है, क्लोराइड है, ये केमिकल्स जो है क्लाउड पर स्प्रे किए जाते हैं। किसके द्वारा? एयरक्राफ्ट से या फिर रॉकेट वगैरह से। तो उससे क्या होता है ना, आर्टिफिशियल जो है रेन जो है उससे हो जाती है। रिसेंटली क्लाइचेवस्कोय वोल्केनो इरप्टेड ऑन विच कंट्रीज कामचत्का पेनिनसुला? हाल ही में किस देश की कामचत्का प्रायद्वीप पर क्लाइचेवस्कोय ज्वालामुखी फटा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है रशिया। देखिए पेनिनसुला ना बहुत बार जो है चर्चा में रहता है,
तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है कामचटका पेनिनसुला। देखिए, ह्यूज ऐश कॉलम्स इरप्टेड फ्रॉम यूरेशियाज टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो, यूरेशिया का टॉलेस्ट एक्टिव वोल्केनो है ये। इसके कारण रशिया के जो 2 टाउन हैं उनमें स्कूल्स वगैरह और मार्केट वगैरह सब बंद भी करने पड़े। तो ये रशिया का जो स्पार्सली पॉपुलेटेड कामचटका पेनिनसुला है यहाँ पर स्थित है ये वोल्केनो। इसका नाम है क्लाइचेविस्काया सोका वोल्केनो। तो ये हाल ही में इरप्ट हुआ है और 13 किलोमीटर हाई अबव सी लेवल इतना इसने ऐश जो है इरप्ट किया है। ये एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। कामचटका पेनिनसुला की अगर हम बात करें तो रशिया में है, मॉस्को के ईस्ट में है और अपने डोरमेंट वोल्केनोज, गेसर्स, जियोथर्मल स्प्रिंग्स के लिए जाना जाता है। Who took over as the first Indian origin president of United Kingdom's Institute of Civil Engineers? यूके के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के पहले भारतीय मूल के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन बी है, अनुषा शाह। देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स इन्होंने पहली बार किसी इंडियन ओरिजिन प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया है अपने 205 सालों के इतिहास में और इनका नाम है प्रोफेसर अनुषा शाह। जो इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स है ये एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन है सिविल इंजीनियर्स की, एक चैरिटेबल बॉडी है यूनाइटेड किंगडम में जो कि 95,000 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो इंस्टीट्यूशंस का ये 159th प्रेसिडेंट होंगी अनुषा शाह और इन्होंने अपना जो है चार्ज भी संभाल लिया है। एक और करंट अफेयर देखेंगे इसी से मिलता जुलता। इंडियन अमेरिकन स्टेट सीनेटर विन गोपाल ये रीइलेक्ट हुए हैं 3rd टर्म के लिए न्यू जर्सी सीनेट। ठीक है, तो न्यू जर्सी से सीनेट के लिए यूएस की बात कर रहे हैं तो आप समझ गए होंगे सीनेट की बात हो रही है। विन गोपाल को चुना गया है 3री बार, तो ये भी एक रिकॉर्ड है अपने आप में, इसलिए न्यूज़ में रहा। व्हाट टाइप ऑफ मिसाइल इज प्रलय? प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? सही आंसर ऑप्शन डी है, सरफेस टू सरफेस। आपको जानना चाहिए भारत ने हाल ही में सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल SRBM जिसका नाम प्रलय है, इसे लॉन्च किया है उड़ीसा कोस्ट के अब्दुल कलाम आइलैंड से। इस प्रलय मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO द्वारा बनाया गया है और इसकी जो रेंज है वो शॉर्ट रेंज है मिसाइल है ये 350 से 500 किलोमीटर तक की और जो पेलोड कैपेसिटी है इसकी 500 से 1000 किलोग्राम की है। प्रलय द बैटलफील्ड मिसाइल विच इमर्ज्ड आउट ऑफ द पृथ्वी डिफेंस मिसाइल हैज़ बीन डेवलप्ड टू मीट फोर्सेस रिक्वायरमेंट एट द नदर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर। नदर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर पर रिक्वायरमेंट है प्रलय की, इसलिए इसको टेस्ट फायर किया गया है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि चाइना के साथ है और लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि पाकिस्तान के साथ है यहाँ पर डिप्लॉय किया जाएगा। विच स्टेट हैज़ बैक द ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023? किस राज्य ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है? सही आंसर ऑप्शन है केरल। आपको जानना चाहिए केरल ने ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 जीता है अपने सस्टेनेबल एंड वुमेन इंक्लूसिव इनिशिएटिव्स के लिए, जैसे कि राज्य का एक इनिशिएटिव है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन RTM। ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप एंड इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के द्वारा। तो ये लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने केरल का ये जो RTM है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन इसको जॉइंट विनर अपॉइंट किया है, मतलब जॉइंट विनर इसको सिलेक्ट किया है किसके साथ? ईस्वातिनी जो कि एक लैंडलॉक कंट्री है सदर्न अफ्रीका में, इसके साथ। ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड विच कैटर टू अफ्रीका, इंडिया एंड लैटिन अमेरिका रीजन्स वर गिवन इन 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। बेस्ट फॉर टैकलिंग प्लास्टिक वेस्ट, बेस्ट फॉर मीनिंगफुल कनेक्शंस, बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग, फूड एंड क्राफ्ट, एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज, बेस्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, बेस्ट फॉर नेचर पॉजिटिव टूरिज्म। भारत बोटैनिक्स अनाउंस्ड ओपनिंग ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड प्रेस फैसिलिटी इन विच स्टेट? भारत बोटैनिक्स ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी कोल्ड प्रेस सुविधा खोलने की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। देखिए, भारत बोटैनिक्स ने अनाउंस किया है कि हम एक वुड प्रेस्ड कोल्ड ऑयल प्रोसेसिंग फैसिलिटी गोंडल राजकोट गुजरात में ओपन करने वाले हैं। 16,000 स्क्वायर फीट में ये फैसिलिटी ओपन की जाएगी और 100% हाइजीन एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ। भारत बोटैनिक्स एक वुड प्रेस्ड एडिबल ऑयल ब्रांड है जो कि अपने प्योर केमिकल फ्री एंड नेचुरल ऑयल्स के लिए जाना जाता है। Which of the following has become the first Indian life insurance company to get the GIFT City's International Financial Services Center registration? निम्नलिखित में से कौन गिफ्ट सिटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र पंजीकरण प्राप्त करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है? सही आंसर ऑप्शन सी है, इंडिया फर्स्ट लाइफ।
देखिए, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बन गया है, जिसे गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर रजिस्ट्रेशन मिल गया है। एमडी एंड सीईओ इस कंपनी के आरएम विशाखा है, डिप्टी सीईओ ऋषभ गांधी है, इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। फिच रेज्ड इंडियाज मिड टर्म ग्रोथ फोरकास्ट टू 8%। फिच ने भारत की मध्यावधि विकास का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 6.2%। देखिए, रेटिंग एजेंसी फिच इसने एक रिपोर्ट जारी की है, इमर्जिंग मार्केट पोटेंशियल ग्रोथ वीकन्स एज चाइना स्लोस। तो इसमें भारत की जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिड टर्म ग्रोथ है, फोरकास्ट है, उसको 70 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है और 6.2% कर दिया है, पहले 5.5% बताया था। चाइना की जो मिड टर्म ग्रोथ फोरकास्ट है उसको कट किया है, 4.6 कर दिया है, पहले 5.3 बताया था। 2023-24 के लिए फिच ने कहा है कि इंडिया 6.3% से ग्रो करेगा। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे अनवील्ड स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज इन विच स्टेट और यूटी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया? सही आंसर ऑप्शन डी है जम्मू एंड कश्मीर। आपको जाना चाहिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का एक स्टैचू का अनावरण किया है जम्मू एंड कश्मीर के कुपवाड़ा में। तो इक्वेस्ट्रियन स्टैचू है ये, मराठा किंग का, यानी कि घोड़े पर बैठे हुए हैं। और राष्ट्रीय राइफल्स 41 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में इसको इंस्टॉल किया गया है। कुपवाड़ा में है ये, बॉर्डर पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लग करता है। ये स्टैचू कुपवाड़ा में इंस्टॉल किया गया है, किसके साथ मिलकर? अमही पुणेकर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। विच कंट्री हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज फीचर्ड इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया? QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया में किस देश के विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एशिया 2024 जारी की गई है और चाइना की जो यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी, वो टॉप पर है। और भारत की ओर से अगर हम देखें तो टॉप पोजीशन पर IIT बॉम्बे है। ठीक है, तो भारत की ओर से टॉप IIT बॉम्बे है इसमें। लेकिन इसमें एक बात ये रही है कि अगर हम सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि किस देश से हैं इस रैंकिंग में, तो भारत से है। तो भारत ने चाइना को सरपास कर दिया है। आपको बता दें, भारत की ओर से इस रैंकिंग में 148 यूनिवर्सिटीज़ को नामित किया गया है, मतलब जिन्हें जगह मिली है। ठीक है, जो कि मोस्ट रिप्रेजेंटेड हायर एजुकेशनल सिस्टम है भारत की ओर से। टोटल 7 इंडियन इंस्टीट्यूशंस टॉप 100 में जगह बना पाए हैं, जिनमें कि 5 IIT हैं और 2 अदर इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे IISc बेंगलोर और दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो QS यानी कि क्वैक्वरेली साइमंड्स ये UK बेस्ड कंपनी है। इसने 10 इंडिकेटर्स के तौर पर ये रैंकिंग बनाई है। 10 इंडिकेटर्स देख लेते हैं। एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंटरनेशनल रिलेशन नेटवर्क, साइटेशंस पर पेपर, पेपर पर फैकल्टी, स्टाफ विथ PhD, इंटरनेशनल फैकल्टी, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड आउटबाउंड एक्सचेंज स्टूडेंट्स। ये एडिशन जो है अब तक का लार्जेस्ट रहा है। इसमें 856 इंस्टीट्यूशंस ने जगह बनाई है 25 कंट्रीज से। अच्छा, अगर हम भारत की ओर से देखें तो टॉप 3 IIT बॉम्बे है जो कि ओवरऑल 40वें नंबर पर है। फिर दूसरे नंबर पर IIT दिल्ली है जो कि ओवरऑल 46 पोजीशन पर है। तीसरे नंबर पर IIT मद्रास है जो कि ओवरऑल 53 है। चौथे नंबर पर IIT खड़गपुर है जो कि 59 पोजीशन पर है। पाँचवें नंबर पर IIT कानपुर है जो कि 63 पोजीशन पर है। इसके अलावा भारत की ओर से 2 नॉन IIT भी हैं इसमें, जैसे IISc बेंगलोर 58 पोजीशन पर और दिल्ली यूनिवर्सिटी 94 पोजीशन पर। बात करें अगर हम टॉप 3 यूनिवर्सिटी की, तो पहले नंबर पर पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना आती है, दूसरे नंबर पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग आती है, तीसरे नंबर पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर आती है। Which of the following participated in the 4th edition of bilateral exercise between Indian Navy and Bangladesh Navy, Bongo Sagar 23, in the Northern Bay of Bengal? बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया? ऑप्शन है INS किल्टन, INS कुथर, MPA डॉर्नियर या फिर ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आपको जानना चाहिए कि इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में जो बायलैटरल एक्सरसाइज है उसका 4th एडिशन हाल ही में हुआ है। इसका नाम रहा बोंगो सागर 23। साथ ही दोनों ही नेवीज़ के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल यानी कि कोरपेट एक्सरसाइज का 5th एडिशन भी हाल ही में हुआ है और ये दोनों ही जो एक्सरसाइज हैं ये नदर्न बे ऑफ बंगाल में आयोजित की गई। भारत की ओर से इनमें इंडियन नेवी शिप्स
कुथर एंड किल्टन ने पार्टिसिपेट किया, वहीं मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट डोर्नियर ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको जानना चाहिए जो कॉर्पेट 23 है, इसमें पहली बार इन दोनों नेवीज के बीच में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ड्रिल्स भी कंडक्ट की गई। हु इमर्ज्ड एज द ओपन चैंपियन इन द फाइड ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2023? फाइड ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट 2023 में ओपन चैंपियन कौन बने? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है विदित गुजराती। आपको जानना चाहिए दी फाइड ग्रांड स्विस टूर्नामेंट 2023 ये हाल ही में संपन्न हुआ चेस टूर्नामेंट था। इसी के जरिए जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 है उसके लिए जो है क्वालिफाई करेंगे प्लेयर। तो ये टूर्नामेंट आइल ऑफ मैन की जो राजधानी है डगलस यहाँ पर हुआ है। आपको जानना चाहिए इसमें भारत के विदित गुजराती ये ओपन चैंपियन बने, वहीं आर वैशाली ये विमेन कैटेगरी में चैंपियन बनी है। जहां विदित गुजराती ने अलेक्जेंडर प्रेट के जो सर्बिया के हैं इन्हें हराया, वहीं आर वैशाली ने मंगोलिया की बातखुयाक मुंगुतुल को हराया है। फर्स्ट इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट हेल्ड इन दिल्ली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? भारत और किस देश के बीच दिल्ली में पहली इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट आयोजित हुई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए कि इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है, इसने और US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने मिलकर इंडस एक्स इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की है न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए हाल ही में इंडो US मिनिस्ट्रियल 2+2 डायलॉग भी होने वाले हैं, तो उससे पहले ये मीटिंग हुई है। इंडस एक्स एजुकेशनल सीरीज गुरुकुल भी इस इवेंट के दौरान लॉन्च की गई। आपको जानना चाहिए कि जो इंडिया US डिफेंस एक्सलेरेशन इकोसिस्टम यानी कि इंडस एक्स है, ये जून 2023 में लॉन्च किया गया था टू एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप एंड डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट्स, बिजनेस एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया एंड US। साथ ही आपको जानना चाहिए एक और न्यूज़ इसी से संबंधित इसी तरह की न्यूज़ है। इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट हाल ही में अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दुबई में है यहाँ पर लैंड कर चुका है। यहाँ एक बायनियल दुबई एयर शो होने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे ये 13 से 17 नवंबर के बीच में। और इंडियन एयरफोर्स के कंटिजेंट में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस इंडियन एयरफोर्स कंटिजेंट को दुबई लेकर पहुंचा है C-17 ग्लोबमास्टर 3 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। विच सेशन ऑफ इंडिया यूथोपिया जॉइंट ट्रेड कमिटी JTC वॉज कंडक्टेड इन अदिश अबाबा यूथोपिया? भारत यूथोपिया संयुक्त व्यापार समिति का कौन सा सत्र अदिश अबाबा यूथोपिया में आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है 6th। आपको जानना चाहिए कि इंडिया यूथोपिया जॉइंट ट्रेड कमेटी का 6th सेशन हाल ही में अदिश अबाबा यूथोपिया में कंडक्ट किया गया है। इंडियन साइड इनवाइटेड द यूरोपियन साइड टू कोलैबोरेट ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऑफ इंडिया विद इत्स्विच ऑफ यूथोपिया। तो देखिए जैसे भारत में NPCI है या फिर NPCI का प्रोडक्ट है UPI, इसी तरह से यूथोपिया में क्या है इत्स्विच। तो इसको भी इनवाइट किया है भारत ने कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट कीजिए इस तरह के पेमेंट के लिए। आपको जानना चाहिए कि यूथोपिया में जो है भारत सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है यूथोपिया में। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 6th इंडिया ऑस्ट्रेलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन वाटर कोऑपरेशन ये हाल ही में संपन्न हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिपार्टमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एनर्जी एंड वाटर गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बीच में। विच सिटी इज होस्टिंग वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023? कौन सा शहर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 की मेजबानी कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है लंदन। आपको जानना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इंडिया ये वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2023 में पार्टिसिपेट कर रही है और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने एक 650 स्क्वायर मीटर का स्पेस भी लिया हुआ है इनक्रेडिबल इंडिया पेवेलियन के लिए, ताकि यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स भी दिखाए जा सकें, इंडियन टूरिज्म प्रोडक्ट्स को शोकेस किया जा सके। और किस थीम के तहत? इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड किंगडम में भारत के हाई कमिश्नर हैं विक्रम दोराईस्वामी। साथ ही आपको बता दूं कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर कौन है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि
कनाडा के साथ जो इशू चला है हाई कमिश्नर लेवल पर काफ़ी चला है, ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए, मैंने कराया हुआ है तो आप उसको भी देख लीजिएगा। और जो ये महत्वपूर्ण कंट्रीज़ होती हैं जैसे यूके हो गया, यूएस हो गया, इजराइल हो गया, कनाडा हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, और जो हमारे पड़ोसी देश हैं नेपाल, भूटान, में हमारे कौन एम्बेसडर हैं, हाई कमिश्नर हैं, ये आपको मालूम होने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम इंडिया लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी हरित ऊर्जा कंपनी बन गई है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है, अडानी ग्रीन एनर्जी। आपको जानना चाहिए कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये इंडिया की लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी कंपनी बन गई है, क्योंकि इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 8.4 गीगावाट पहुंच चुकी है। हाल ही में इसने राजस्थान में एक 0.15 गीगावाट का सोलर पार्क कमीशन किया था। इसी के साथ इसकी जो कैपेसिटी है, सोलर कैपेसिटी है, वो 5 गीगावाट की हो गई और ओवरऑल 8.4 गीगावाट की हो गई। अडानी ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो इसके सीईओ अमित सिंह हैं और हेडक्वार्टर्स अहमदाबाद, गुजरात में है। Who has been appointed by the NPCI as UPI Safety Ambassador? NPCI द्वारा UPI Safety Ambassador के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, पंकज त्रिपाठी। देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI, इन्होंने अनाउंस किया है कि हमने बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी को UPI सेफ्टी एम्बेसडर बनाया है टू स्ट्रेंथन सेफ्टी अवेयरनेस ऑन डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। आपको जाना चाहिए, इसी आर्टिकल में एक डेटा भी दिया हुआ था कि कैलेंडर ईयर 2022 के लास्ट में अगर हम देखें तो यूपीआई टोटल ट्रांजैक्शन की वैल्यू 125.95 ट्रिलियन रुपीज़ रही, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 1.75 टाइम्स ज़्यादा रही है। और जो टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू रही है वो इंडिया की जीडीपी की 86% रही है। अगर हम कैलेंडर ईयर 2023 के लास्ट में देखें तो इंडिया का जो टोटल ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है ये 83.75 बिलियन रहा है। इस तरह के डेटा भी महत्वपूर्ण रहते हैं। Union Minister for Finance and Corporate Affairs निर्मला सीतारमन launched 12 Goods and Services Tax (GST) सेवा केंद्र इन विच स्टेट। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में 12 वस्तु एवं सेवा कर सेवा केंद्र लॉन्च किए? सही आंसर ऑप्शन ए है, गुजरात। आपको जाना चाहिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस और कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन, इन्होंने 12 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सेवा केंद्र लॉन्च किए हैं ज्ञानधाम स्कूल, वापी, गुजरात में। साथ ही इन्होंने 6 कस्टमर्स को प्राइस भी दिए हैं, 10 लाख रुपए का चेक दिया है। और किसी स्कीम के तहत, मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम के तहत, मेरा बिल मेरा अधिकार ये जो स्कीम है इसको सीबीआईसी द्वारा 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था टू प्रमोट द कल्चर ऑफ जनरेटिंग बिल्स इनवॉइसेस ड्यूरिंग द सेल परचेज ट्रांजेक्शन। सीबीआईसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसके चेयरमैन संजय कुमार अग्रवाल हैं। Which government of India enterprise has launched a corporate social responsibility CSR portal? भारत सरकार के किस उद्यम ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, इरेडा। देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा, जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR पोर्टल लॉन्च किया है ताकि जो इसके CSR इनिशिएटिव्स हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो इसको लॉन्च किया गया है पोर्टल को डॉक्टर प्रवीण कुमारी सिंह द्वारा, जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। इरेडा के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं, वहीं चीफ विजिलेंस ऑफिसर हमारे अजय कुमार साहनी हैं। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट टू कोऑपरेट ऑन मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन? भारत और किस देश ने चिकित्सा उत्पाद विनियमन पर सहयोग के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, नीदरलैंड्स। देखिए, भारत और नीदरलैंड से एक मेमोरेंडम ऑफ इंटेंट साइन किया है ताकि जो मेडिकल प्रोडक्ट रेगुलेशन है, ठीक है, उस पर कोऑपरेट कर सके और जो मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, इनकी क्वालिटी को जो है इन्हेंस कर सके। तो ये MOU साइन किया गया है द हेग, नीदरलैंड्स में। आपको जानना चाहिए कि द हेग में वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम WLPF का 2nd एडिशन भी हाल ही में चल रहा है और इसमें भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं भगवंत खुबा, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं। ये क्वेश्चन मैं अलग से भी आपको करा चुका हूँ। और जो मिस्टर खुबा हैं, इन्होंने हाल ही में यूरोप का लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ रोटरडम, इसको भी विजिट किया है। तो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट हो जाता है, थोड़ा आपकी नॉलेज बढ़ाता है कि यूरोप का लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है, पोर्ट ऑफ रोटरडम। साथ ही खुबा ने
बिल्थोवेन बायोलॉजिकल्स को भी विजिट किया है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है। ये साइरस पूनावाला ग्रुप की जो है कंपनी है यहाँ। The Indian Institute of Corporate Affairs (IICA) signed an MOU with which of the following to promote collaboration in academia and research on regulatory issue of the energy sector। भारतीय कॉर्पोरेट अफेयर्स संस्थान IICA ने ऊर्जा क्षेत्र के नियामक मुद्दे पर शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है FSR ग्लोबल। आपको जाना चाहिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA और FSR ग्लोबल के बीच में। कहाँ? जो IICA का कैंपस है मानेसर गुरुग्राम, इस स्थान पर। IICA and FSR Global aim to foster collaborative efforts and explore pragmatic approaches for establishing mutually beneficial partnership. The primary focus of this partnership is to enhance operational capabilities within the regulatory landscape of the energy sector both in India and worldwide। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, उसके तहत आने वाली, इसलिए। As per the Digital Advertisement Policy 2023, what is the duration for which rates discovered through competitive bidding will remain valid? डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से चिन्हित की गई दरें किस अवधि तक वैध रहेंगी? सही आंसर ऑप्शन डी है 3 ईयर्स। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने हाल ही में डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 को अप्रूव कर दिया है, ताकि जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन है उसको एम्पावर किया जा सके, जो कि एडवर्टाइजिंग विंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, टू अंडरटेक कैंपेन्स इन द डिजिटल मीडिया स्पेस। डिजिटल मीडिया स्पेस में अपने कैंपेन्स चलाने के लिए, ठीक है, ये पॉलिसी इन्होंने अप्रूव कर दी है। आपको जानना चाहिए ट्राई की जो इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जनवरी टू मार्च 2023 रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है कि भारत में जो इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है, मार्च 2023 तक ये 880 मिलियन से ज़्यादा के हैं, और जो नंबर ऑफ टेलीकॉम सब्सक्राइबर्स हैं मार्च 2023 तक ये 1172 मिलियन से ज़्यादा हैं। द पॉलिसी विल इनेबल CBC टू इम्पैनल एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस इन द OTT एंड वीडियो ऑन डिमांड स्पेस। CBC will also be able to leverage the growing number of listeners to broadcast and digital audio platforms through impanelment of digital audio platforms। साथ ही आपको जानना चाहिए इस डिजिटल एडवर्टीजमेंट पॉलिसी 2023 में कम्पिटिटिव बिडिंग भी इंट्रोड्यूस की गई है रेट डिस्कवरी के लिए, और ये जो रेट डिस्कवरी है इस बिडिंग प्रोसेस के थ्रू ये 3 साल के लिए वैलिड रहेगी। Which company signed an MOU with RailTel to finance infrastructure projects in telecom, IT and railway signaling? टेलीकॉम, IT और रेलवे सिग्नलिंग में इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए किस कंपनी ने रेलटेल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन ए है REC। देखिए REC लिमिटेड ने रेलटेल के साथ एक MOU साइन किया है ताकि 30,000 करोड़ रुपए तक की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए उसको एग्जीक्यूट किया जा सके रेलटेल के द्वारा अगले 5 साल में। दीज प्रोजेक्ट्स इनकम्पास अ वाइड रेंज ऑफ एरियाज इंक्लूडिंग डेटा सेंटर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, टेलीकॉम एंड IT प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, रेलवेज एंड मेट्रो प्रोजेक्ट्स एंड द कवच ट्रेन कोलिजन प्रिवेंशन सिस्टम। REC के CMD विवेक कुमार देवांगन हैं और रेलटेल के CMD संजय कुमार हैं। Which rating agency has retained its 6% ग्रोथ फोरकास्ट फॉर करंट फिजिकल ईयर फॉर इंडिया? किस रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने भारत के लिए 6% विकास पूर्वानुमान को बरकरार रखा है? सही आंसर ऑप्शन ए है S&P। देखिए S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत के लिए करंट फिजिकल ईयर में जो अपना ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6% पर रिटेन रखा है। इसने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है एशिया पैसिफिक क्रेडिट आउटलुक 2024, जिसका टाइटल रहा स्लोइंग ड्रैगन्स रोरिंग टाइगर्स। तो इसमें कहा है कि फिजिकल 2024 में भारत 6% से ग्रो करेगा, वहीं फिजिकल 25 में और 26 में 6.9% से ग्रो करेगा। आपको जानना चाहिए S&P ये 3 जो बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं बिग 3 उनमें से एक है, बाकी की 2 कौन से हैं? मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज एंड फिच रेटिंग्स। S&P का हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। DB Chandragowda, who passed away recently, was the former speaker of which state assembly? DB Chandragowda जिनका हाल में निधन हो गया, किस राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे? सही आंसर ऑप्शन बी है कर्नाटक। देखिए DB Chandragowda
ये कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली के फॉर्मर स्पीकर रहे। इनका हाल ही में 87 की एज में निधन हो गया है। अच्छा, एक अलग सा ही इनके पास एक कह सकते हैं डिस्टिंक्शन था कि ये जो भी हमारी भारत की डेमोक्रेसी में जो 4 हाउसेस होते हैं, चारों से जो है चुने गए कभी ना कभी, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में। ये कर्नाटक में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के तौर पर भी कार्य कर चुके हैं और कई सारी पार्टीज से जुड़े हैं, जैसे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, कांग्रेस एंड बीजेपी। एक और ऑबिचुरी देख लेते हैं। एमिनेंट सिंगर, म्यूजिकोलॉजिस्ट एंड राइटर लीला ओमचुरी, इनका 94 की एज में निधन हो गया। ये कैनेटिक, हिंदुस्तानी, सोपनम और फोक म्यूजिक की में जो है काफ़ी प्रोफिशिएंट रही और 2008 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज सस्पेंडेड विच कंट्रीज मेंबरशिप ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण किस देश की सदस्यता निलंबित कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, श्रीलंका। देखिए, श्रीलंका क्रिकेट की जो मेंबरशिप है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में, आईसीसी में, ये सस्पेंड कर दी गई है आईसीसी बोर्ड के द्वारा, क्योंकि आईसीसी बोर्ड को ये लगा है कि जो श्रीलंका क्रिकेटर का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें श्रीलंका गवर्नमेंट का जो है हस्तक्षेप काफ़ी हो रहा है। क्योंकि श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है उन्होंने हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया यूनानिमसली, सर्वसम्मति से, कि जो श्रीलंका बोर्ड है उसको बर्खास्त कर दिया जाए, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्खास्त कर लिया जाए। तो एक तरह का ये गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहा है ना क्रिकेट बॉडी में, तो इसलिए सस्पेंड कर दिया। विच स्टेट वॉन राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी फॉर द ओवरऑल चैंपियनशिप इन द 37th नेशनल गेम्स, गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में समग्र चैंपियनशिप के लिए किस राज्य ने राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी जीती? सही आंसर ऑप्शन सी, महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए कि हाल ही में गोवा में 37th नेशनल गेम्स संपन्न हुए हैं और महाराष्ट्र यहाँ पर ओवरऑल चैंपियन रहा है। सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं, 228 मेडल, जिसमें कि 80 गोल्ड हैं, और मेडल टेबल को टॉप किया है। इसीलिए मेडल टेबल टॉपर जो होता है उसको राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी दी जाती है, तो ये महाराष्ट्र को मिली है। सर्विसेज दूसरे नंबर पर रहा, हरियाणा तीसरे नंबर पर रहा है। कर्नाटक की जो स्विमर हैं श्रीहरि नटराज, जिन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता, इन्हें बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द गेम्स चुना गया है। वहीं जिम्नास्ट संयुक्त प्रसेन काले और प्रणति नायक उड़ीसा, इन्हें बेस्ट फीमेल एथलीट्स चुना गया है। इन्होंने 4 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, दोनों ने ही। अगर हम फाइनल मेडल टैली देखें टॉप 5, तो महाराष्ट्र टॉप पर रहा 80 गोल्ड मेडल के साथ, सर्विसेज दूसरे पर 66 गोल्ड मेडल्स के साथ, हरियाणा तीसरे पर 62 गोल्ड मेडल्स के साथ, मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर 37 गोल्ड मेडल्स के साथ, 5वें नंबर पर केरल रहा 36 गोल्ड मेडल्स के साथ। आपको जानना चाहिए जो नेक्स्ट 38 नेशनल गेम्स होंगे ये उत्तराखंड में होंगे। यहाँ पर आप मेडल टैली देख सकते हैं, टॉप 10 यहाँ पर हैं और बाकी के यहाँ पर हैं कुछ। तो अपने अपने राज्य आप देख लीजिएगा, जैसे कोई उत्तर प्रदेश से है या उत्तराखंड से है, कितने गोल्ड मेडल जीते या कितने नंबर पर आप रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा ये देखिए, एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट भी ऊपर चढ़ा है, यहाँ पर 7वें नंबर पर मणिपुर आया है। ठीक है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर। आप मध्य प्रदेश के दे सकते हैं यहाँ पर, और जो उत्तर प्रदेश से हैं वो देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश कहाँ पर जो है इसमें रैंक करता है, 15th पोजीशन पर है, 71 मेडल जीते, 11 गोल्ड जीते। उत्तराखंड वाले दे सकते हैं, या और अपने अपने राज्य के आप देख लीजिएगा। What is the theme for 2023 वर्ल्ड डायबिटीज डे? 12 नवंबर को मनाए जाने वाले विश्व मधुमेह दिवस 2023 का विषय क्या रहा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। आपको जानना चाहिए हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया जाता है, या ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1991 में 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई थी। आपको जानना चाहिए 2021 से 2023 तक इसका थीम सेम है, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। व्हेन इज द नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है और सही आंसर ऑप्शन ए है, नवंबर 11। आपको जानना चाहिए नेशनल एजुकेशन डे ये हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। साल 1992 1992 में मौलाना आज़ाद जी को पोस्ट्यूमसली यानी कि मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। आपको जानना चाहिए इस अवार्ड की शुरुआत साल 2008 से हुई है। साथ ही आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ऊपर वाला तो हो गया नेशनल एजुकेशन डे और नीचे वाला है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा प्रस्तावित एक डे है,
प्रस्तावित नहीं कहेंगे, मतलब मनाया जाने वाला डे है। 24 जनवरी को हम इसे मनाते हैं। पहली बार 2019 से मनाया गया था, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महासर्वेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, हितेश कुमार एस मकवाना। आपको जानना चाहिए कि हितेश कुमार एस मकवाना ये सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट किए गए हैं। फिलहाल ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत है। आपको जानना चाहिए जो सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है, ये भारत में जो डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया है इसके हेड होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। साथ ही पल्लवी जैन गोविल इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अपॉइंट किया गया है। वहीं आपको जानना चाहिए माईगव इसके सीईओ बनाए गए हैं आकाश त्रिपाठी। हाउ मच इज द इंटरेस्ट रेट रिबेट अनाउंस्ड फॉर दिव्यांग बोरोवर्स अंडर द नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDFDC? राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम NDFDC के तहत दिव्यांग उधारकर्ताओं के लिए ब्याज दर में कितनी छूट की घोषणा की गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है 1%। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1% इंटरेस्ट रेट रिबेट अनाउंस किया है जो दिव्यांग बोरोवर्स हैं, किस स्कीम के तहत या किस कॉर्पोरेशन के तहत? अंडर नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NDFDC। NDFDC की बात करें अगर हम, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस एंड डिसेबिलिटीज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। ये कॉर्पोरेशन रजिस्टर हुई थी अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। NDFDC के बारे में अगर हम और बात करें तो चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि CMD नवीन शाह है। हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। What criteria do foreign universities need to meet to establish campuses in India according to recent regulation announced by UGC? UGC द्वारा हाल ही में घोषित नियमों के अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए किन मानदंडों को पूरा करना होगा? ऑप्शंस देख लेते हैं। दे मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड फॉर एटलीस्ट 10 years, दे मस्ट हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन विद इन अ टॉप 500 इन ग्लोबल रैंकिंग्स, ये हमारा आंसर है। सी भी देख लेते हैं। दे मस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे मस्ट बी पब्लिकली फंडेड, तो सही आंसर ऑप्शन बी है, दे मस्ट हैव सिक्योर्ड अ पोजीशन विद इन द टॉप 500 इन ग्लोबल रैंकिंग्स। आपको जानना चाहिए जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC, इन्होंने कुछ रेगुलेशंस अनाउंस किए हैं उन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो भारत में अपना कैंपस ऑपरेट करना चाहते हैं। इन रेगुलेशंस के हिसाब से जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोलैबोरेट कर सकती हैं भारत में कैंपस अपना खोलने के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिविजुअली उनको जो है फॉलो करना पड़ेगा और UGC का जो है प्रायर अप्रूवल उन्हें लेना पड़ेगा अगर कोई भी नया कोर्स भी स्टार्ट करते हैं। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंडिया में अपना कैंपस इस्टेब्लिश करना चाहती हैं वो टॉप 500 में होनी चाहिए अगर हम ग्लोबल रैंकिंग्स की बात करें। जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये मोर देन 1 कैंपस इंडिया में अपना सेटअप कर सकती हैं और उसके लिए इन्हें सेपरेट एप्लीकेशंस फाइल करनी होंगी और इनके पास ऑटोनॉमी रहेगी, अपनी इच्छा से फैकल्टी रिक्रूट कर सकती हैं, स्टाफ अपना रख सकते हैं अपने रिक्रूटमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। पर ये जो फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेज हैं इंडिया में ये ऑनलाइन कोर्सेज या फिर डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज ऑफर नहीं करेंगे। विच सिटी होस्टेड द 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस? राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कोपेनहेगन, डेनमार्क। आपको जानना चाहिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन जस्टिस अरुण मिश्रा, इन्होंने हाल ही में कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित 14th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस को संबोधित किया है, एड्रेस किया है। इस जो समिट रही है इसका थीम रहा टॉर्चर एंड अदर ट्रीटमेंट, द रोल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस। आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ये इसको होस्ट किया गया ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस, UN ह्यूमन राइट्स ऑफिस, यूक्रेनियन पार्लियामेंट कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेनिश इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स के द्वारा। ये जो है हर 3 साल में एक बार समिट आयोजित की जाती है।
Which state assembly passed the amendment bill related to increasing the quota of reservation in the state government jobs for scheduled caste, scheduled tribes, extremely backward caste and other backward caste from 50% to 65%? किस राज्य विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ी जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने से संबंधित संशोधन विधेयक पारित किया? सही आंसर ऑप्शन ए है बिहार। आपको जानना चाहिए बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ने यूनानिमसली यानी कि सर्वसम्मति से एक अमेंडमेंट बिल पास किया है जिसके तहत जो रिजर्वेशन कोटा है वो बढ़ा दिया गया स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट और अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए 50% से अब 65% हो गया है। अब ये बिल गवर्नर को भेजा जाएगा कंसेंट के लिए और उसके बाद कंसेंट बिल तो ये एक एक्ट बन जाएगा। बैकवर्ड क्लास को 18% रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट जॉब में मिलेगा। मैक्सिमम रिजर्वेशन जो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए प्रपोज किया गया है जो कि 25% है। वहीं शेड्यूल्ड कास्ट 20%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स 2% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में प्राप्त करेंगी। 10% जो EVS कोटा है वो जो है रखा गया है जो पुअर हैं जनरल कैटेगरी में और इसको चेंज नहीं किया गया है। टोटल कोटा लिमिट जो है वो 75% हो जाएगी और 25% अनरिजर्व्ड रहेगी। Upper House passed the amendment bill to increase reservation quota for admission in government educational institutions to 65% for SC, ST, EBCs and other BCs. How many new judges appointed to the Supreme Court, taking the judicial strength to its sanctioned capacity of 34? सर्वोच्च न्यायालय में हाल ही में कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जिससे कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 3। आपको जानना चाहिए 3 हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं। मतलब हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को एलिवेट किया गया है और अब उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया है। इससे अब जो सुप्रीम कोर्ट की टोटल स्ट्रेंथ है वो इसने प्राप्त कर लिया 34 जजेस की। तो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह और गुवाहाटी हाई कोर्ट चीफ जस्टिस संदीप मेहता ये जो है सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किए गए हैं जजेस। आपको जानना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है इसकी जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है ये 34 जजेस की है और फिलहाल ये 31 जजेस के साथ फंक्शन कर रहा है। तो अब ये 3 आ जाएंगे तो 34 हो जाएगी। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज हैज टाइड अप विद विच एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर टू ऑपरेट एन ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस इन इंडिया बाय 2026। इंटरग्लोब एंटरप्राइजेज ने 2026 तक भारत में एक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सेवा संचालित करने के लिए किस विमान निर्माता के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है आर्चर एविएशन। आपको जानना चाहिए इंडिगो की जो पेरेंट कंपनी है इंटरग्लोब एंटरप्राइजेस और अमेरिकन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर आर्चर एविएशन इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये एक ऑल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी सर्विस भारत में ऑपरेट करेंगे 2026 तक। The two entities have signed a memorandum of understanding to form a proposed partnership to finance the purchase of up to 200 of Archer's Midnight aircraft for the India operations. Which Indian institute launched a center of excellence called ATMAN for monitoring air quality? किस भारतीय संस्थान ने वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए ATMAN नामक उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन भी है IIT कानपुर। आपको जानना चाहिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि IIT कानपुर ने एक न्यूज़ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसका नाम ATMAN है यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स इसको लॉन्च किया है। इट विल फोकस ऑन बिल्डिंग इंडिजिनस लो कॉस्ट सेंसर मैन्युफैक्चरिंग एंड AI/ML कैपेबिलिटीज टू इनहेंस एयर क्वालिटी। जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ATMAN है इट एम्स टू ट्रांसलेट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज एंड बिजनेस मॉडल्स इनटू प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद कटिंग एज टेक्नोलॉजी। What is UBS revised fiscal 24 real GDP growth estimate for India? भारत के लिए UBS का संशोधित fiscal 24 वास्तविक GDP वृद्धि अनुमान क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है 6.3%। देखिए स्विट्जरलैंड बेस्ड फॉरेन ब्रोकरेज है UBS। इन्होंने भारत की जो रियल GDP ग्रोथ है फिजिकल 24 के लिए उसे 6.3% बताया है और ये सेम है फिच रेटिंग्स, वर्ल्ड बैंक और OECD ADB जो इन्होंने बताया उसी 6.3 है। ठीक है, उनकी भी 6.3 है पर किससे हायर है? S&P ग्लोबल रेटिंग्स के एस्टीमेट से हायर है क्योंकि S&P ग्लोबल ने 6% बताई है। वहीं किससे लोअर है? जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो बताई है 6.5%। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड विमेन फॉर वाटर फॉर वीमेन कैंपेन? किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए पानी, पानी महिलाओं के लिए अभियान शुरू किया
ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है अपनी फ्लैगशिप स्कीम अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अमृत के तहत किसके साथ मिलकर, जो ये मिनिस्ट्री है इसकी नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के साथ मिलकर, और इस इनिशिएटिव का नाम है विमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर विमेन कैंपेन। उड़ीसा अर्बन एकेडमीज का नॉलेज पार्टनर है और ये कैंपेन क्या सेलिब्रेट कर रहा है, जल दिवाली। The campaign aims to provide a platform for inclusion of women in water governance. They will be given first-hand knowledge about water treatment processes through visits to water treatment plants in their respective cities. Meg Lanning, who recently announced retirement from international cricket, represented which country? Meg Lanning जिनका हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास की घोषणा की है, इन्होंने किस खेल का प्रतिनिधित्व किया, किस देश का प्रतिनिधित्व किया? सही आंसर ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो मैग लेनिन है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया को लगभग 13 साल इन्होंने लीड किया है, 5 वर्ल्ड कप्स भी इन्होंने दिलाए, मतलब लीड किया 5 वर्ल्ड कप्स में, 5 वर्ल्ड कप विन्स में इन्होंने लीड किया ऑस्ट्रेलिया को। और बाकी तो ये 241 मैचेस खेले हैं तीनों ही फॉर्मेट में, 8000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। क्रिकेट संबंधित एक और न्यूज़ आपको जाना चाहिए, इंडियन विकेट कीपर बैटर केएल राहुल इन्होंने रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे फास्टेस्ट टोन का किसी इंडियन द्वारा। तो इन्होंने 64 बॉल पर 102 रन बनाए हैं जो कि फास्टेस्ट है किसी भी इंडियन द्वारा वर्ल्ड कप में, नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हुए बेंगलुरु में। What is the technique used by NASA's James Webb Space Telescope and Chandra X-ray Observatory to observe the oldest black hole? सबसे पुराने ब्लैक होल का निरीक्षण करने के लिए नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और चंद्रा एक्सरे वेधशाला द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। आपको जाना चाहिए साइंटिस्ट ने एक ओल्डेस्ट ब्लैक होल अब तक जो डिस्कवर किया गया है, मतलब अब तक का सबसे ओल्डेस्ट ब्लैक होल इन्होंने डिस्कवर किया है साइंटिस्ट ने। और जब ये बिग बैंग इवेंट हुआ, ठीक है, उसके लगभग 470 मिलियन ईयर्स बाद ये ब्लैक होल क्रिएट हुआ है और जो इसकी अपनी गैलेक्सी में ये 10 to 100% जो है वेट रखता है। नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है और चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, इन दोनों ने मिलकर ये ऑब्जर्वेशन की है। इन्होंने एक टेक्निक यूज़ की है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये हमारा आंसर है इस रीजन को मैग्नीफाई करने के लिए जहाँ पर ये गैलेक्सी UHG1 लोकेटेड है और जहाँ इसमें ब्लैक होल है। आपको जाना चाहिए यूनिवर्स जो है 13.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, तो इससे पता चलता है कि जो ये ब्लैक होल है ये 13.2 बिलियन ईयर जो है पहले बना हुआ है। और ये 10 टाइम्स बिगर है, जो ब्लैक होल हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में है उससे 10 टाइम्स ये बिगर है। Who composed the Abundance in Millets music that has been nominated for the Grammy Awards? ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित एम्ब्यूडेंस इन मिलेट्स संगीत की रचना किसने की है? सही आंसर ऑप्शन डी है फालू एंड गौरव शाह। आपको जाना चाहिए एक सॉन्ग है एब्यूडेंस इन मिलेट्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी हैं, इसको गाया है फाल्गुनी शाह और उनके हस्बैंड गौरव शाह ने। इसे बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी के लिए नॉमिनेट किया गया है 2024 ग्रैमी अवार्ड्स के लिए। इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई जो स्पीच है इनकी द्वारा लिखी गई है, डिलीवर की गई है, वो भी है इसमें। फाल्गुनी शाह एक सिंगर है, सॉन्ग राइटर है और फर्स्ट साउथ एशियन वुमेन है जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। Who inaugurated the मिट्टी कैफे wholly managed by differently abled people? पूर्णतः दिव्यांग लोगों द्वारा प्रबंधित मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है DY चंद्रचूड़। देखिए जो DY चंद्रचूड़ है हमारे चीफ जस्टिस, इन्होंने मिट्टी कैफे इनोग्रेट किया है। इसे पूरी तरह से जो डिफरेंटली एबल्ड पीपल है यानी कि दिव्यांग लोग जो हैं, दिव्यांगजन, वो इसको मैनेज करते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के प्रिवाइसेस वही है। The cafe exclusively hires differently abled people and has more than 30 branches around India. Which country celebrates the festival of lights called तिहार? किस देश ने तिहार नामक रोशनी का त्योहार बनाया है? सही आंसर ऑप्शन ए है नेपाल। देखिए आपको जानना चाहिए नेपाल ने हाल ही में तिहार नाम का एक फेस्टिवल ऑफ लाइट सेलिब्रेट किया है। ये सिक्किम और गोरखालैंड में भी मनाया जाता है। आपको बता दें हिंदूज का सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल है नेपाल में और बिगेस्ट फेस्टिवल दशैन है नेपाल में जो हिंदुओं का है। और इस फेस्टिवल की शुरुआत होती है क्रॉस को फीड करके, क्रॉस को खिलाकर, ठीक है, जिसे काग तिहार भी बोलते हैं।
और इसमें केवल गोट्स को ही नहीं पूजा जाता बल्कि जो एनिमल्स है जैसे काउस, क्रोज, डॉग्स, ठीक है, इन सबको भी जो है याद किया जाता है या इज्जत दी जाती है, ऑनर किया जाता है। हाउ मैनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन एट 23rd एशियन आर्चरी चैंपियनशिप्स इन बैंकॉक, थाईलैंड? बैंकॉक, थाईलैंड में 23वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन बी है 3। ये मेडल टैली भी आप देख सकते हैं। भारत दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर साउथ कोरिया है। देखिए, हाल ही में 23rd एडिशन ऑफ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप संपन्न हुई है बैंकॉक, थाईलैंड में। भारत ने यहाँ पर 7 मेडल जीते हैं, 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। साउथ कोरिया ने टॉप की है मेडल टैली 11 मेडल्स के साथ, जिसमें 3 गोल्ड है। भारत दूसरे नंबर पर रहा है। भारत की ओर से अगर हम पदक विजेताओं की बात करें, परनीत कौर विमेंस कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता, अदिति स्वामी एंड प्रियांश मिक्स कंपाउंड में गोल्ड मेडल जीता, प्रणीत ज्योति सुरेखा मेनम, ये नाम याद रखिएगा, अदिति स्वामी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ज्योति सुरेखा मेनम विमेंस कंपाउंड में सिल्वर मेडल जीता, अभिषेक वर्मा मेंस कंपाउंड में ब्रॉन्ज मेडल जीता, तीशा और भजन कौर अंकिता इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है विमेंस रिकर्व टीम में, अभिषेक वर्मा, प्रथमेश फ्यूज और प्रियांश इन्होंने मेंस कंपाउंड टीम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विच फॉर्मर इंडियन प्लेयर इंडक्टेड इनटू द हॉल ऑफ फेम अलोंगसाइड अरविंदा डिसिल्वा एंड डियाना एडुल्जी? किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को अरविंद डिसिल्वा और डायना एडुल्जी के साथ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है वीरेंद्र सहवाग। आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने फॉर्मर इंडियन ओपनर वीरेंद्र सहवाग को हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया है और इन्हीं के साथ श्रीलंका की वर्ल्ड कप विनिंग हीरो अरविंदा डिसिल्वा और फॉर्मर इंडियन कैप्टन डायना एडुल्सी इनको भी शामिल किया गया है। आपको जानना चाहिए सहवाग 8th इंडियन मेंस क्रिकेटर बन गए हैं जिन्हें इस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है आईसीसी के द्वारा। इनसे पहले सुनील गावस्कर, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, अनिल कुंबले, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड वीनू माकड़ को भी हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया है। आपको जानना चाहिए 2 जनवरी 2009 को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन FICA के साथ मिलकर आईसीसी हॉल ऑफ फेम लॉन्च किया था and it recognizes the achievements of the legends of the game from cricket's long and illustrious history। तो जो भी महान खिलाड़ी रहे हैं तो उनको एक तरह का ये सम्मान होता है, ऑनर होता है कि आपको इस लिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं। गोवर्धन सिंह रावत एंड अजय कुमार सूद हैव बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ विच इंस्टीट्यूशन? गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को इस संस्थान का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है नाबार्ड। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने गोवर्धन सिंह रावत और अजय कुमार सूद को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स के तौर पर नियुक्ति दी है। जो मिस्टर रावत है इनकी अपॉइंटमेंट 5 साल के लिए रहने वाली है और जो मिस्टर सूद है इनकी अपॉइंटमेंट अगस्त 31, 2027 तक रहेगी। नाबार्ड के बारे में आपको जानना चाहिए कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी बाय एक्ट 61 1981 ऑफ पार्लियामेंट और इसने एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल एंड एग्रीकल्चर रिफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इनको रिप्लेस किया था। अच्छा, एक नैब फाउंडेशन भी है, ये नाबार्ड द्वारा सेटअप किया गया है इसको एज अ सेक्शन 8 कंपनी, जहाँ पर जो नाबार्ड के चेयरमैन है फिलहाल साजी के वी, यही नैब फाउंडेशन के भी चेयरमैन है और नाबार्ड का हेडक्वार्टर्स आप सभी जानते हैं मुंबई में है। पद्मनाभ आचार्य हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? पूछ रहे हैं कि पद्मनाभ आचार्य जिनका हाल ही में निधन हो गया किस राज्य के राज्यपाल थे? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है नागालैंड। आपको जानना चाहिए सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड पद्मनाभ आचार्य, इनका हाल ही में 92 की एज में निधन हो गया। नागालैंड के अलावा ये त्रिपुरा, आसाम के भी गवर्नर रह चुके हैं, साथ ही मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इन्होंने हैंडल की है। और ऑब्ituaries देखेंगे, ओबेरॉय ग्रुप चेयरमैन एमरिटस पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय, इनका हाल ही में निधन हो गया 94 की एज में। साल 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इन्हें पद्म विभूषण, जो कि इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे सम्मानित किया था। केदारनाथ अग्रवाल जो कि बीकानेर वाला ग्रुप के चेयरमैन रहे, इनका हाल ही में 86 की एज में निधन हो गया।
वेटरन तेलुगु एक्टर चंद्रमोहन, इनका भी 80 की एज में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, टेक्निकल एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन इन उत्तर प्रदेश एंड द बीजेपी सिटिंग एमएलए फ्रॉम द लखनऊ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी आशुतोष टंडन, इनका भी 63 की एज में निधन हो गया है। Which countries are holding Sea Guardian 3 exercise in Arabian Sea? कौन से देश अरब सागर में सी गार्डियन 3 अभ्यास आयोजित कर रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना एंड पाकिस्तान। आपको जानना चाहिए जो चाइनीज़ एंड पाकिस्तानी नेवीज़ हैं, ये अरेबियन सी में पहुंच चुकी हैं। एक हफ्ते भर की ड्रिल्स यहाँ पर आयोजित कर रही हैं और मतलब एक तरह का मैरीटाइम पेट्रोल्स ये लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो कराची के पास, कराची में जो नवल बेस है इनका पाकिस्तान का, तो वहाँ पर आयोजित की जा रही है एक्सरसाइज। इसका नाम है सी गार्डियंस 3 एक्सरसाइज। व्हेन इज द वर्ल्ड निमोनिया डे इज ऑब्जर्व्ड? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, नवंबर 12। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड निमोनिया डे, ये हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार 2023 में वर्ल्ड निमोनिया डे का थीम है एवरी ब्रेथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। आपको जानना चाहिए जो निमोनिया है ये एक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है जो कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगल इन्फेक्शंस के कारण होता है, जो कि हमारे लंग्स के जो एयर सैक्स हैं या एल्वेओली जिन्हें बोलते हैं, ठीक है, इनको प्रभावित करती है। फ्लूड या फिर पस हमारे एयर सैक्स में जो है हो जाते हैं, जिससे हमारी ब्रीदिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है और फैटल भी हो जाता है निमोनिया। बच्चों में काफ़ी हो जाता है जो न्यूबॉर्न होते हैं। What is the forecasted economic growth rate for India according to Morgan Stanley for fiscal year 2024 and 2025? मॉर्गन स्टैनले के अनुसार फिस्कल ईयर 2024 और फिस्कल ईयर 2025 के लिए भारत की अनुमानित आर्थिक विकास दर कितनी है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 6.5%। आपको जाना चाहिए मॉर्गन स्टैनली रिसर्च ने कहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 6.5% रहने वाली है फिस्कल 2024 एंड फिस्कल 2025 में, क्योंकि जो डोमेस्टिक फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको जानना चाहिए कि मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज ने भी इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.7% पर जो है रखा है 2023 के लिए। हाल ही में हमने पढ़ा भी था। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2023-24 के लिए अपनी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.3% बताई हुई है। RBI ने 6.5% बताई हुई है फिस्कल 24 के लिए, यानी कि 23-24 के लिए। अच्छा, और जो ये मॉर्गन स्टैनले जिसकी हम बात करें इस क्वेश्चन में, इसने हेडलाइन इन्फ्लेशन बताया भारत में कि फिस्कल 2025 में 4.9% रहेगी, जबकि फिस्कल 2024 में 5.4% रहेगी। Which country has emerged as India's biggest trading partner during the first half of the current financial year? चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जाना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बनकर उभरा है ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसके फर्स्ट हाफ में। हालांकि यूएस के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो डिक्लाइन हुआ है, फिर भी जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है वो यूएस है। तो जो हमारे बीच में बायलेटरल ट्रेड है इंडिया यूएस के बीच में, डिक्लाइन हुआ है 11.3% से, और कितना रहा अप्रैल से सितंबर 2023 के बीच? 59.67 बिलियन यूएस डॉलर का, जबकि अप्रैल से सितंबर 2022 में 67.28 बिलियन यूएस डॉलर का रहा था। यूएस इंडिया का बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा 2022-23 में, उसके बाद फिर चाइना रहा। 2022-23 में यूएई भारत का तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा, उसके बाद फिर सऊदी अरब, फिर सिंगापुर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण डिटेल में आपको बता रहा हूँ, आप इसे अलग से नोट भी कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं इस तरह के फैक्ट्स। विच स्टेट्स बेरीनाक टी, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स, मंडुआ, जंगोरा, गहत गोट GI टैग? किस राज्य की बेरीनाक चाय, बिच्छू बूटी कपड़े, मंडुआ, झंगोरा, गहत को GI टैग मिला है? सही आंसर ऑप्शन सी है, उत्तराखंड। आपको जाना चाहिए 15 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स उत्तराखंड से इन्हें GI टैग हाल ही में दिया गया है, जिनमें कि बेरीनाक टी है, बिच्छू बूटी फैब्रिक्स है, मंडुआ है, जंगोरा है, गहत है। और प्रोडक्ट्स अगर हम देखें तो लाल चावल है पुरोला रीजन से, काला भात है, ब्लैक सोयाबीन, माल्टा फ्रूट है, चुलाई आप सभी जानते होंगे, जिसके लड्डू बनते हैं चुलाई, ठीक है, और बुरांस जूस है, काफ़ी फेमस है बुरांस जूस, और पहाड़ी तूर दाल है, और
लिखा योर वुड कार्विंग्स है। नैनीताल मोमबत्ती है। रंगवाली पीछे ऑफ कुमाऊँ है। रामनगर नैनीताल लीचीज़, रामनगर की पीचेस, चमोली की वुडन रामान मास्क, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अल्मोड़ा की राखोरी मिर्चीज, ठीक है, इन सभी को जीआई टैग मिला है। Which of the following will be the opening film at 54th International Film Festival of India to be held in Goa from November 20 to 28? 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित होने वाली 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म ओपनिंग फिल्म होगी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, कैचिंग डस्ट। देखिए, आपको जानना चाहिए ब्रिटिश फिल्म है कैचिंग डस्ट। ये 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि IFFI में ओपनिंग फिल्म रहने वाली है। जो ये IFFI है ये गोवा में आयोजित होगा 20 से 28 नवंबर के बीच। और अमेरिकन फिल्म द फीदरवेट ये क्लोजिंग फिल्म रहेगी। वहीं टर्किश फिल्म अबाउट डाई क्रासेस ये मिड फेस्ट मूवी रहेगी। 9 डेज तक ये फेस्टिवल चलेगा और 270 से ज़्यादा मूवीज़ इसमें दिखाई जाएंगी। 198 फिल्म्स जो है इंटरनेशनल सेक्शन की होंगी। और ओपनिंग फिल्म जो है फीचर सेक्शन में वो मलयालम फिल्म है आटम, और नॉन फीचर सेक्शन में एंड्रो ड्रीम्स है मणिपुर से। इंडिया साइंड a $400 million लोन एग्रीमेंट विद विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किस वित्तीय संस्थान के साथ 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया जाएगा और जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको एफिशिएंट बनाया जाएगा। ADB की अगर हम बात करते हैं, हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है। स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। सन याद रखिएगा 1966। प्रेसिडेंट है मात्सुओ असाकावा। Which company has won rupees 766 crore arbitration award against West Bengal Industrial Development Corporation in नैनो सिंगूर केस? किस कंपनी ने नैनो सिंगूर मामले में पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम के खिलाफ 766 करोड़ रुपए का मुआवजे का केस जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, टाटा मोटर्स। आपको जानना चाहिए ऑटोमेकर टाटा मोटर्स ने एक आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को जीत लिया है, जो कि वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अगेंस्ट इन्होंने फाइल की थी। क्योंकि देखिए, जो टाटा मोटर्स है इन्होंने वेस्ट बंगाल के सिंगूर में टाटा नैनो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का जो है पूरा सेटअप कर लिया था, बिल्डिंग बना दी थी, है ना, काफ़ी पैसा भी लगा दिया था। पर उसके बाद इन्हें वहाँ से हटना पड़ा विरोध के बाद, क्योंकि और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनका काफ़ी हो चुका था, तो वो सब लॉस हुआ। तो तब यहाँ पर ये बात जो है यहाँ पहुँच गई थी ट्रिब्यूनल में। तो 765.78 करोड़ रुपए का इनको जो है ये मुआवजा मिलेगा, प्लस इंटरेस्ट एज कंपनसेशन फॉर इट्स इन्वेस्टमेंट इन द सिंगूर प्लांट। तो कंपनी यहाँ पर अपनी फैसिलिटी बना रही थी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, लेकिन उसको स्क्रैप करना पड़ा अपना प्रोजेक्ट। और फिर इन्होंने रीलोकेट किया नैनो को वेस्ट बंगाल के सिंगूर से गुजरात के सनंद में। साल 2008 की ये बात है, आपने सुना भी होगा इस बारे में। एंटी लैंड एक्विजन प्रोटेस्ट यहाँ पर काफ़ी चल रहा था। Who heads the 5 judges constitution bench to hear petitions challenging the legality of the electoral bonds scheme? चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का प्रमुख कौन है? सही आंसर ऑप्शन डी है, DY चंद्रचूड़। आपको जानना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेस वाली कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है बैठाई है, जो कि उन सभी पेटिशंस को सुनेगी जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की जो वैधता है उसको चैलेंज किया गया है, ठीक है। अच्छा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ इस बेंच को हेड कर रहे हैं। इनके साथ जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JV पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप सभी जानते हैं कि कोई भी कंपनी है या इंडिविजुअल है भारत में, वो SBI की ऑथराइज्ड ब्रांच से इनको बाय कर सकता है। इस तरह के बॉन्ड्स जो हैं 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ इनके मल्टीपल्स में अवेलेबल रहते हैं। और कोई भी KYC कंप्लाइंट अकाउंट धारक जो है इसको
ले सकता है और पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है। बाद में पॉलिटिकल पार्टी इन बॉन्ड्स को कैश करा लेती है। जो नेम है या फिर और भी डिटेल्स है जो डोनर्स के, वो इस पर नहीं जो है लिखे जाते हैं, ठीक है। तो एनोनिमस डोनेशन होती है ये। अच्छा, कोई कैप भी नहीं है इस पे कि कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आप खरीद सकते हैं, आप कितने भी खरीद सकते हैं। इससे पहले जब ये स्कीम आई थी ना, तो इससे पहले क्या था, जब तक ये स्कीम नहीं आई थी उससे पहले क्या किस तरह से डोनेशन होता था, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, ठीक है, जो 20,000 से ज़्यादा के डोनेशन दे रहे हैं, तो उनको सभी जो डोनेशन है वो पब्लिक करना पड़ता था, ठीक है। और कोई कंपनी है उसका टोटल रेवेन्यू है, तो उसके रेवेन्यू के 10% ज़्यादा आप डोनेट नहीं कर सकते थे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो सेक्शन 29A है, इसके तहत जो रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टी और जिसने कम से कम 1% वोट्स हासिल किए हैं, जो हाल ही में लोकसभा या स्टेट इलेक्शन हुए हैं, ठीक है, वो इस तरह की डोनेशन ले सकते हैं। तो उनको अकाउंट भी प्रोवाइड कराया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एक वेरीफाइड अकाउंट जिसमें ये पैसा जाता है। अच्छा, और 15 दिन के अंदर पैसा जो है भेज दिया जाता है पार्टीज़ के अकाउंट में। अगर पार्टी इन बॉन्ड्स से जो पैसा आया है अकाउंट में उसको नहीं निकलवाती है, इन कैश नहीं कराती है, तो फिर SBI क्या करता है, उस पैसे को प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में भेज देता है। और 10 दिन के लिए अवेलेबल होते हैं ये बॉन्ड। और कब कब आते हैं ये? हर एक क्वार्टर में, ठीक है। जो भी क्वार्टर शुरू होता है उसके जो है शुरुआत में, से जनवरी की शुरुआत में, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इनके शुरुआत में आते हैं 10 दिन के लिए। बाकी अगर लोकसभा इलेक्शन ईयर्स हैं तो उसमें 30 दिन की अवधि और पड़ जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम सबसे पहले जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे लेट अरुण जेटली, इनके द्वारा 2017 बजट सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। विच इंस्टीट्यूशन हैज साइंड एन MOU विद लीन कैंपस स्टार्टअप्स एंड WEICI इंडिया टू एम्पावर विमेन एंटरप्रेन्योर्स? महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किस संस्थान ने लीन कैंपस स्टार्टअप्स और WEICI इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। आपको जानना चाहिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है और लीन कैंपस स्टार्टअप्स ट्रस्ट एंड WEICI इंडिया, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मानेसर गुरुग्राम में। और this MOU is about to empower both corporate and women entrepreneurs, augmenting their knowledge, skills, and competencies in the effective establishment and management of diverse workforce. Which Indian officer has won 5 gold medals in the 42nd World Medicine and Health Games in Colombia? कोलंबिया में 42वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में किस भारतीय अधिकारी ने 5 स्वर्ण पदक जीते? सही आंसर ऑप्शन सी है, संजीव एम मलिक। आपको जानना चाहिए कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक, इन्होंने इतिहास रच दिया है और 5 गोल्ड मेडल्स इन्होंने जीते हैं 42nd वर्ल्ड मेडिसिन एंड हेल्थ गेम्स कोलंबिया में। फिलहाल ये न्यू दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के तौर पर पोस्टेड हैं, देख सकते हैं आप इनको। माफ कीजिएगा। तो 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है, क्रॉस कंट्री इवेंट्स, इनमें इन्होंने जीत हासिल की है और इकलौते एथलीट बन गए हैं जिन्होंने 2023 में ये अचीवमेंट प्राप्त की है। ये गेम्स 1978 में शुरू हुए थे। विच मिनिस्ट्री लॉन्च आयना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल? किस मंत्रालय ने आयना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन डी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देखिए, आयना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल www.aina.gov.in ये चालू हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा इसको शुरू किया गया है, जहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज़ पूरे देश भर में वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और जो भी अपना डेटा है उसको रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर पोस्ट कर सकती हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द आयना डैशबोर्ड आर टू हेल्प सिटीज टू सी हाउ दे आर फेयरिंग vis-a-vis other cities, inspire them by pointing to possibilities and area of improvement, and providing opportunities to learn and engage with front runners. While not ranking the urban local bodies, the AINA dashboard will serve as a tool for comparing similarly placed cities and promoting peer learning among cities. तो रैंकिंग नहीं है इसमें, बट ये है कि जो सिटीज़ हैं उनको कंपेयर
किया जाएगा यहाँ पर डैशबोर्ड में। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंडियन नेवी द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी। भारतीय नौसेना का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग किस शहर में आयोजित हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी है न्यू दिल्ली। आपको जाना चाहिए एक एनुअल एपेक्स लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इंडियन नेवी की, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD। ये न्यू दिल्ली में हुई है और इसे जगदीप धनखड़ जो कि वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, इन्होंने भी संबोधित किया है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन NMF इंडियन नेवी का ये नॉलेज पार्टनर है और चीफ ऑर्गेनाइजर रहता है इस सम्मेलन का, इस डायलॉग का। और इसमें वेरियस मैरीटाइम ट्रेंड्स इंडो पैसिफिक रीजन संबंधित उन सभी को डिस्कस किया जाता है, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसका थीम रहा, अच्छा ये याद रखिएगा, ये 5th एडिशन था इस डायलॉग का, और इसका थीम रहा जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट्स अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू फॉरेन मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है डेविड कैमरून। सुना होगा आपने नाम। देखिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर होम डिपार्टमेंट स्वेला ब्रेवरमैन, इनको सैक कर दिया है क्योंकि वहाँ पर कुछ UK में प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हो रहे थे, उस पर पुलिस वालों ने थोड़ा जो है सख्ती दिखा दी, तो उसकी इन्होंने निंदा की, इस वजह से जो है इनको हटा दिया गया। करंट फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरली, ये ब्रेवरमैन को रिप्लेस कर रहे हैं एज द इंटीरियर मिनिस्टर। लेकिन मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ये है कि ब्रिटेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरून, इनकी पॉलिटिक्स में वापसी हुई है, इन्हें फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया है। कैमरून की अगर बात करें तो ये UK के प्राइम मिनिस्टर रहे 2010 से 16 के बीच, कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं, और 2 जनरल इलेक्शंस भी इन्होंने जीते 2010 में, 2015 में, और ब्रेक्सिट वोट जो हुआ था 2016 का, वो इन्हीं के अंडर में हुआ था। उसके बाद इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर इनके बाद PM बनी थी थेरेसा मे। इंडिया रिसेंटली कंक्लूडेड 5th 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच कंट्री। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न की? सही आंसर ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जाना चाहिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर, इन्होंने नई दिल्ली में US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथोनी J ब्लिंकन और सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस लॉर्ड J ऑस्टिन, इनका जो है स्वागत किया है, क्योंकि न्यू दिल्ली में इंडिया US 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग का 5th एडिशन होना है। जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, ये एक डिप्लोमेटिक समिट है जो कि हर साल होती है। 2018 से ही भारत के जो एक्सटर्नल अफेयर्स या फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनके साथ साथ जो इनके काउंटर पार्ट्स हैं US में, ठीक है, जो US के फॉरेन मिनिस्टर हैं या फिर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ। आपको जाना चाहिए भारत अमेरिका के अलावा 2+2 डायलॉग्स ऑस्ट्रेलिया, जापान, UK एंड रशिया के साथ भी कंडक्ट करता है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत USA के साथ हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि USA जो है ये ओल्डेस्ट 2+2 पार्टनर है भारत का। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फैलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।